हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज एपिसोड 187 के जवाब देने के लिए बैठी हूँ और उसके व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आए थे नॉर्मल से, इसलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। क्वेश्चन, दीदी मेरी बेटी आर्मी ऑफिसर है, लड़का आफ्टर कास्ट है, आफ्टर नहीं होगा अदर होगा, अदर कास्ट है, लाइक करती है, बेटी एवरेज स्टूडेंट है, शादी करना चाहती है, प्लीज़ बताएं। देखो, जो लड़की आर्मी ऑफिसर बन गई है, आप उस पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं कि वो थोड़ा सा अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, ठीक है ना। तो पहले ठोक बजा के मुद्दे को अच्छे तरीके से परख लो कि अगर वो ऐसा डिसीजन ले रही है तो क्यों ले रही है, और अगर वो उसे लड़का इतना पसंद है तो क्यों पसंद है ना। फिर अपने पॉइंट भी उसके सामने एक्सप्लेन करो, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो कि भाई ऐसा भी हो सकता है, या किसी के आसपास कुछ हुआ हो इस तरीके का। उसके बाद देखो कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। लेकिन अगर बच्चे का जीवन है, उसको बिताना है, अब वो ज़माने तो है नहीं कि माँ बाप ने जहाँ कहा वहाँ कर ली, बाद में प्रॉब्लम हो तो कम से कम आपके ऊपर बिल नहीं फटेगा फिर, है ना। तो पहले अपनी पूरी कोशिश कर लो, इमोशनली मैनिपुलेट मत करो, लेकिन उसके भी पॉइंट सुन लो, अपने भी पॉइंट बता दो, और फिर जो वाजिब लगे उस डिसीजन पे जाओ। अगर आपकी बेटी अपनी मर्ज़ी से भी शादी करती है, बीइंग अ पेरेंट आप उसका सपोर्ट करते रहो एज़ पॉसिबल, ठीक है ना। तो भगवान जी से प्रार्थना करो सब कुछ सही हो। ज़रूरी नहीं है कि देखो पढ़ाई में या फाइनेंशियल लेवल बहुत ऊपर नीचे हो तो कभी अच्छा रह ही नहीं सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहता अच्छा। शादी जो ये बड़े बुढ़े कई बार कहते हैं ना कि बराबरी में ही करनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी और मेरी बहन की लड़की की अब हो रही है। मेरे टाइम पर मेरी बहनों ने मेरी शादी में ज़रूरत का सामान जैसे नाइट सूट एक्सेट्रा लेने के लिए नहीं बोला मेरी कि मैं सबसे छोटी बेटी हूँ ना, मेरी मम्मी ने फॉर्मेलिटी सी थी। मेरे हस्बैंड अमीर नहीं थे, अब जो शादी है उसमें सब हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। मुझे पुरानी बात याद आ रही है, मैं क्या करूँ, मन बहुत भारी हो रहा है। आप गलती पे हो। समय बदलता रहता है और उसके हिसाब से शादियों के रिवाज बहुत बदल जाते हैं। हमें अगर लग रहा है कि इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे टाइम पे नहीं हुआ, तो अभी हम मर थोड़ी गए हैं। जो भी आपको अपने चीज़ें करनी हैं जो उस टाइम पे नहीं हो पाई, आप अब करो। क्यों ये सोच रहे हो कि अब क्यों नहीं कर सकते। सपोज़ करो अभी जो शादियों में जितने सारे फंक्शन होते हैं और जितना ब्राइड और ग्रूम इंजॉय करते हैं, तो बहुत पहले भी ना जाए। अगर मैं अपनी शादी की बात करूं 19 साल पहले तो, या 17 साल पहले, या मैं कहूँगी आज से 10 साल पहले भी जिनकी शादी हुई थी, ये सब फंक्शन उस टाइम पे इतने नहीं होते थे। स्मार्टफोन आए, फिर फंक्शन बढ़े, फिर इंस्टाग्राम बढ़ा, तभी तो ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। तो अब अगर उन्हें ये सब करना है तो वो अपनी शादी की सालगिरह पर कर लो, 20वीं कर लो, 25वीं कर लो, उस टाइम पे करो जो करना, और करने वाले कर भी रहे। तो जो बीत गया उस टाइम पे जो भी संभावनाएं थी वो कर दिया। लेकिन अब अगर हमारा मन है कि हमें यार ये चीज़ें नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, अभी भी आप जिंदा हो। जो चीज़ें कमी लग रही हैं, नाइट सूट ये वो, अब ले लो और पहनो। इतना मलाल ना करो, क्योंकि जिस बच्चे की अब शादी हो रही है, अगर हम उसकी तरक्की या उसकी खुशियाँ देख के अपने बारे में अगर हम बात सोच रहे हैं ना कि हमें तो मिला नहीं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं ये हमारी नेगेटिविटी को दिखा रहा है ना। जो जिसके नसीब का होता है वो उसे मिल जाता है, पहली चीज़ ये। और अगर हमें लग रहा है कि किसी का कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, तो हम अब भी वो चीज़ें कर सकते हैं। कोई टोके तो सीधे कह दो हम क्या करें, हमारे टाइम पे तो होता नहीं था, तो क्या हम अपने मन की ना करें। अब बस जियो लाइफ, दूसरे को देख के कुढ़ो नहीं। अपनी लाइफ में और क्या करना वो डिसाइड करो और करो। नेक्स्ट, मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ जहाँ मैं सिंगल लेडी स्टाफ हूँ। मुझे टॉयलेट जाने में बहुत शर्म आती है, तो मैं क्या करूँ। पूरा दिन भर टॉयलेट नहीं जाती, मुझे बहुत परेशानी होती है, कोई उपाय बताएं। मुझे शुरू से शर्म आती है जेंट्स लोगों के बीच से उठकर टॉयलेट जाने में। टॉयलेट जाने में शर्म आना, ये देखो छोटे बच्चों का, टीनेज लड़कियों का तो समझ में आता है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। कोई ऐसा पाप तो आप करने जा नहीं रही। और ये आदत आपकी किडनी के लिए या हर चीज़ के लिए, सेहत के हिसाब से कितना नुकसान आपको देगी, ये भी आपको अच्छे से पता होगा जब आप पढ़ी लिखी हैं। तो देखो ये हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता था, अब यहाँ तो सारी मैं मान के चल रही हूँ कि औरतें ही हैं। जब अंडर गारमेंट्स लेने की बात आती थी, ब्रा या पैंटी, शुरू में इतना वो होता था जब पहननी शुरू करी थी कि अगर दुकान से ख़रीदने की बारी आ गई या कहीं पे केवल ब्रा भी बिक रही हैं, वहाँ से भी अपना साइज़ देखने तक में
इतनी शर्म आती थी कि वो बेचने वाला लड़का है ना। और अब कुछ साल बाद ही, उसके बाद ही, मतलब ये झिझक हमारे दिमाग में होती है, उसका काम है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको अनईज़ी फील करवाएगा तो वो बेचेगा कैसे? तो ये हमारे अंदर ही होता, हम खुद ही ऐसे सकुचाते रहते हैं कि कैसे, क्या, कोई क्या सोचेगा। अरे कोई क्या सोचेगा, ऐसा क्या कर रहे हैं हम? और दूसरी चीज़ वो है, अब वो जो अगर सोच रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्या सोचेगा क्या सोचेगा, अगर वो ऐसा सोच भी रहा है, मैं तो कह रही हूँ नहीं सोचता, लेकिन अगर सोच भी रहा है, अब वो दिमाग का पैदल आदमी है, इसका मतलब हम थोड़ी अपने ऊपर वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये केवल आपके दिमाग का वहम है कि जेंट्स के बीच में से उठ के जाने में शर्म, उन्हें किसी चीज़ में शर्म नहीं आती। कहीं भी खड़े खुजा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर तहमत बांध के खड़े हैं, कहीं भी कच्छों में खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो, है ना। उन तक के तो हम नहीं जा रहे, लेकिन भाई अपनी नेचुरल जो ज़रूरतें हैं उनको तो आप पूरा करोगे। तो ये आपका केवल एक दिमाग का वहम है, इसे निकालो। कोई इतना नहीं सोचता कि ये वॉशरूम जा रही है तो क्या हो गया, ये वो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं। आप जाओ उठ के, 2-4 बार आप हिम्मत करके जाना शुरू कर दो, बात ख़त्म हो गई। फिर आपको अजीब नहीं लगेगा, अभी आप शुरू ही नहीं कर रहे इसलिए, लेकिन आपकी सेहत के हिसाब से ये बहुत गलत है, आपको चेंज लाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट, दी मेरी एक बेटी 8 साल की है, एक बेटी 1 महीना पहले हुई है। इस बार सबको लगता था कि मुझे बेटा हो जाएगा, पर बेटी हुई। एक गवर्नमेंट टीचर हूँ अदर स्टेट में। अब मेरे घर वाले और हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं आगे तीसरा चांस लेने के लिए। मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ? दोनों बेटियाँ ऑपरेशन से हैं, प्लस जॉब के साथ क्या मैं बाहर मैनेज कर पाऊँगी? 3 बच्चों के साथ मेरी एज 38 है। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, आप अपना देखिए। फ़िलहाल तो जो हुई है उसी को पालने में अभी आपको लगेगा टाइम, उतने टाइम आप मन भर के तसल्ली करके सोच लो कि तीसरा चांस लेना है नहीं लेना। फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन मैं, अगर मेरी राय मैटर करती है कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ना लेती तीसरा चांस। अगर मुझे तीसरा लेना है तो फिर मैं ये सोचूंगी कि मुझे तो बच्चे ही 3 चाहिए, फिर लड़की हो लड़का हो, लेकिन लड़के के लिए तीसरा चांस लेना, मैं इस बात में बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ। तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ले सकते हैं फिज़िकली, तो आप ज़रूर लें, अभी तो टाइम है। बट फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। आप चाहेंगी तो होगा, नहीं चाहेंगी तो थोड़ा मजबूती से कहना पड़ेगा, नहीं होएगा फिर। नेक्स्ट, हाय दी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरे एक मैरिड करीबी रिश्तेदार हैं जो मुझे छूने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें पसंद हूँ, ये बात बराबर बताते हैं। मैंने उन्हें स्ट्रांगली बता रखा है कि पति के अलावा मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी यही करते रहते हैं। तू भले मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं तो तुम्हें चाहता ही रहूँगा। उनकी पत्नी मेरी बड़ी सिस्टर जैसी है और बेस्ट फ्रेंड है। करीबी रिश्तेदार होने की वजह से कुछ बोल नहीं सकती, बट मुझे इनसिक्योर फील होता है। पति को बताऊँ तो रिश्ते ख़राब होंगे। हमारी फैमिली का वो सपोर्ट भी बहुत करते हैं। डर लग रहा है कैसे हैंडल करूँ। ऐसी तैसी में जाए ऐसा सपोर्ट और ऐसे रिश्ते। बस एक लाइन में मेरा जवाब है, अगर बात मेरी इज्जत पे आ रही है, अगर बात मेरे शरीर पे आ रही है, तो ऐसी तैसी में जाए सब कुछ। ऐसे सपोर्ट के बिना कि जो ये आपके करीबी रिश्तेदार हैं, इनका सपोर्ट हमारे पास नहीं है, हमारा जीवन नहीं चल रहा। आपके पड़ोसियों के पास नहीं है, उनका जीवन नहीं चल रहा। तो भाई ये तो आप बेफालतू के अपने गले में एक वो डाल रखा है कि ये सपोर्ट करते हैं। भाड़ में जाए ऐसा सपोर्ट। चांटा मारो घुमा के जितनी जान हो, और फिर वेट करो कि अब होएगा बतंगड़, और तब मैं बताऊंगी क्या है। फिर पति को बताना। पहले अपने आप ही ना रैपट मारो घुमा के उसके, ये ले चाह ले, मुझे जितना चाहना चाह ले, ले रैपट ले। तो चांटा ना लगे ना, सैंडल बजाओ, बेलन बजाओ, पहले बजाओ उसे, उसके बाद बात करना। बुढ़ापे का इश्क। नेक्स्ट, दीदी मेरे रियल जेठानी है। मैं अगर अपनी ननद के साथ कहीं भी जाती हूँ बाहर, मानो मंदिरों पर, तीर्थ स्थल पर, फिर वह मुझसे बात नहीं करती। मेरी जो जेठानी है वह, उसको पता नहीं क्यों चिढ़ होती है। हाँ, तो उनको ये लगता होगा भाई मेरा है नहीं इतना, उसका हो गया। वो जल कुकड़ापन होगा एक उसके अंदर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अपने रिश्ते जिसके साथ जैसे हैं वैसे ही रखो। नेक्स्ट,
हेलो दी, आप कैसे हो? मेरे रियल जेठानी हैं, ऊपर नीचे फ्लोर पर रहते हैं। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे से कितना मतलब रखना चाहिए। वह थोड़ा दिखावा करती है। पहले तो सब मुझे बहुत परेशान किया था। मेरे सास को मेरे ख्वाबों को भड़काया, ख्वाब नहीं होगा खिलाफ, लड़ाई झगड़े करवाई, नंद को भी भर जाती थी। और आज के टाइम में ना मेरे साथ अच्छी रहती है। इन्हीं की वही जेठानी है, एक ही आईडी से आया हुआ है, जो नंदों के साथ अगर घूमने जाती है तो उसका मुंह बन जाता है। तो प्रॉब्लमेटिक है आपकी जेठानी। आप उसके मुंह बनने की इतनी टेंशन ले क्यों रहे हो? अगर आपका अब जाके अपने नंदों के साथ रिलेशन ठीक हो गया तो ठीक हो गया, वो आपकी मेहनत से हुआ होगा, है ना। तो वो आपको सब जगह से काटना चाह रही है, इसलिए भड़का रही है, इसलिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बिगड़ रही, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। तो सारी प्रॉब्लम तो उसी की जान की है। आपको उसकी तरफ देखने की या उसके बारे में सोचने की कितना मतलब रखूँ, ऐसी कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने में मस्त रहो, जितना वो बोले उतना बोल दो, नहीं बोले बहुत बहुत धन्यवाद उसका। नेक्स्ट मैम, एक बार हमारा फैमिली टूर का प्लान हुआ था, तब मेरी ननद ऐसे बोली कि तुम दोनों अलग अलग कार में बैठना, कहीं तुम्हारा झगड़ा ना हो जाए। मेरी सास कुछ नहीं बोली। मुझे बुरा लगा कि वहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी लाइफ में कितना घुसती है, कुछ बोल नहीं पाई उस टाइम। अब बुरा लगता है, ऐसे ननद को कैसे सही करें मैम? मतलब हस्बैंड से झगड़ा ना हो जाए तो सीधे कहती ना कि अरे हम लड़ें मरें कुछ भी करें, कार क्या हमारी तो जीवन एक ही कमरे में बीतना, अलग तो हम नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे दोबारा एक हो जाएंगे, बात खत्म। नेक्स्ट दी, मैं वही हूँ जिसने जेठानी की बेटी गोद वाली बात बताई थी। मेरे सामने बात हो तो कुछ बोलूँ, वो रिश्तेदारों को फ़ोन करके सुनाती है। घर पास पास हैं पर कोई उन्हें नहीं बुलाना चाहता, ना उनसे मिलना चाहता, इसलिए हमें भी बुलाना छोड़ दिया है कि हमें बुलाएंगे तो उन्हें भी बुलाना होगा, या त्यौहार पर हमारे यहाँ आएंगे तो उनसे भी मिलने जाना होगा। ना तो वो सुनेंगी उन्हें। सास भी मेरे साथ रहती हैं, कभी इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो उनके यहाँ छोड़ देते हैं, उन्हें भी हमारे खिलाफ भर देती हैं। सास आके मुझे गालियाँ देती हैं, जब मैं ना हूँ सामने तो रिश्तेदारों को फ़ोन करके मेरे लिए गलत बोलती हैं कि मैंने उनका जेवर चुरा लिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे पागल हो रही हूँ। देखो, आपके यहाँ पे अगर कोई आपको वैसा नहीं भी बुलाता ना, आप ये कर सकते हो, आप बिना ओकेजन के ऐसे ही टाइम टू टाइम मिलने जुलने अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ बिना ओकेजन के ऐसे ही चले जाया करो। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि आप एक अलग यूनिट हो और वो एक अलग हैं। उनके चक्कर में आपको छोड़ के कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन 1-2 साल में स्थिति बदलेगी। आप बातों बातों में ये भी कह सकते हो कि आप हमें अलग से कार्ड दे दिया करो, हमारा तो बहुत मन करता है आने का, है ना। या फिर आप भी मजबूर होंगे, ये वो इनके चक्कर में नहीं बुला पा रहे, नहीं तो हम भी जरूर आते और अच्छा लगता। कुल मिला के आपको अपनी तरफ से हिंट दे देने कि आप भाई अलग यूनिट भी हो और आपको बुलाएं, तो धीरे धीरे फिर आपका आना जाना स्टार्ट हो जाएगा सब जगह। रही बात ये कि सास को भर देती है, कुछ कर देती है, तो वो ओकेजनली है, लेकिन आप फिर अगर ये भी ख़त्म कर दोगे तो फिर सास के चक्कर में आप कहीं जा नहीं पाओगे। तो इसे भी मान के चलो कि एक सिस्टम है ऐसा ही भाई। नेक्स्ट दीदी, हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, 2 साल हो गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम नहीं किया बिल्डिंग का, जैसे गेट, पार्किंग एटसेट्रा। बस 6 जनों की खरीदारी हुई अब है। अब बाकी के लोग कहते हैं बिल्डर ने पूरा काम किया तो हम पैसे देंगे, और बिल्डर कहता है लाओ पैसे नहीं दे रहा। हमारी हो गई खरीदारी। हबी बिल्डर को बोलते हैं कि आपने उन लोगों के पैसे कैसे निकाले हैं ये आप देखो। वो हमेशा फ़ोन पे हम्बल होके बोलते हैं, लेकिन एक दिन वो बहुत गुस्सा हो गया इस बिल्डर और उनके टीम पर। बाकी फ्लैट धारक सब शांत हो गए। मैं भी थी उस वक्त वहाँ, और उसके दूसरे दिन उसकी टीम बोली कि आप बहुत फॉर्म आ गए थे कल ऐसे, लेकिन उन्होंने गलत तो नहीं कहा। बहुत इनकम्प्लीट काम होने की वजह बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वाइफ होने के नाते मुझे लगता है अभी ही सिर्फ उनके रोश में आए, सब बाकी के सेफ खेलते हैं। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गई, लेकिन दी बोलने में भी गट्स लगते हैं। आप सजेशन दें, हम सही हैं ना उन लोगों को मैं टेंशन मत लूँ। देखो, डर तो लगता है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सामने वाला किस हद तक जाएगा। आपका सोचना डरना जायज़ है, लेकिन अब जो बोल दिया बदल तो आप उसे सकते नहीं, तो अब उस विषय में ज़्यादा मत सोचो आइंदा। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी पता लग गई कि जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो बाकी लोग सेफ साइड हो जा रहे हैं और आपके पति फ्रंट साइड पे आ रहे हैं, है ना। तो अगली बार जब होगा तो आई होप आपके पति भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भैया जितना ज़रूरी हो मैं भी उतना ही बोलूँगा। दूसरी चीज़, हमेशा निगेटिव नहीं जाता। सब लोग दबी जबान में कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हो सकता है इसी वजह से कुछ ना हो रहा। अब एक जना थोड़ा टाइट पड़ा, क्या पता बाकी का कराए ना कराए तो हमारा करा के दे,
है ना। तो कभी माइल्ड टोन, कभी वैसे, दोनों तरीके से ट्राई करते रहो, क्योंकि किसी से भी आज के टाइम पे काम निकलवाना इतना आसान नहीं होता। एक आदमी जो बदतमीजी पे उतर आता है ना, कि करके दे ही नहीं रहा, उसको थोड़ा सा हड़काना पड़ता ही है। तो अभी एक बार हुआ है, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, लेट्स सी। लेकिन आगे से किसी और के झगड़े की वजह से या किसी और के लिए साइड लेने के लिए आपके पति ना चिल्लाए है तो ज़्यादा अच्छा। अपनी बात है रखें जैसे समझ में आ रहा उन्हें। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी टेंशन ये है कि मैं अपने सास ससुर से कुछ नहीं कहती, फिर भी मेरे बारे में कुछ भी बातें बनाते रहते हैं और मेरे पति को बोलते रहते हैं। मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं इनको सामने से पहले कभी जवाब नहीं देती, फिर भी उनकी बातें बननी बंद नहीं होती। हो सकता है इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपने कभी जवाब नहीं दिया, उनको लगता है कि गूंगी गाय है, जो चाहे कह लो, जो चाहे कर लो। शायद इस वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक आध बार आप भी पलट के बोल दोगी या उनकी बातों का जवाब दे दोगी तमीज़ के दायरे में ही रह के, तो उनको समझ में आएगा कि भाई रिएक्शन आ रहा है, तो शायद ये चीज़ें कम हो। नेक्स्ट, दी, मेरे ससुराल वाले मुझे इग्नोर करते हैं, हम क्या करें? आप भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दो, सिंपल। उसके लिए आपको अपने में मस्त रहना सीखना है बस। नेक्स्ट, हाय दी, मैं आपके वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। 2.5 साल की बेटी है, वो फ़ोन के लिए रोती है। मैंने उसे कभी फ़ोन नहीं दिया, पर और सब लोगों ने दिया। अब उसे आदत पड़ गई, किसी से बात नहीं करने देती। प्लीज़ दीदी बताओ मैं क्या करूं? मैं ना पहले भी कमेंट करा है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो अभी 2.5 साल की है ना, उसको उल्लू बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कीप ऑन ट्राइंग। बाकी फ़ोन से आप अपने बच्चे को आज के ज़माने में बिल्कुल दूर तो रख नहीं सकते, बट ऑब्वियसली बच्चा है, उसको जहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा वो उधर लुढ़क जाता है। फ़ोन से इंटरेस्टिंग मज़ेदार कुछ और दिखेगा वो छोड़ देगा, सिंपल सा है। तो आपको सिर्फ उससे फ़ोन छुड़ाने के लिए उससे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके सामने ऑफ़र में देनी है। वो आपके साथ खेलना हो सकता है, कहीं बाहर जाना हो सकता है ना, कुछ भी जिसमें वो मज़े करता हो, तो वो आपको बस ऑप्शन देने हैं, तब वो छोड़ देगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल वाले टॉक्सिक हैं। मेरी नंद ने मुझे कहा कि रिश्तों की आज जो हालत है उनके रीज़न आप हो, आपकी वजह से रिश्तों का ये हाल है। मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा। मेरे सास ससुर ने कहा क्या हो गया, उसने कह दिया है नंद कह सकती है, पर तुम्हें जवाब नहीं देना, झूठी मुस्कान रखनी है उसके आने पर। मैम मुझे क्या करना चाहिए? देखो, नंद हो या सास हो या कोई भी हो, पति हो या माँ बाप हो, मेरा मानना ये है कि अगर गलती हमारी है तो हम सुन लें। लेकिन अगर सामने वाला बिल्कुल बेकार की बात कर रहा है, बेसिर पैर की बात कर रहा है, और हम रिश्ते का लिहाज करने के चक्कर में अगर सुन लेते हैं, तो वो उस चीज़ को बढ़ावा देने जैसा है, और ये चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, अगर वो बिल्कुल अनर्गल बात कर रहा है, तो आपको वहीं पर या कुछ दिन बाद जब आपको लगे कि ये बोलना चाहिए था, तो बोल देना ही सही है। पहली बार ही अगर उस चीज़ को वहीं रोक दिया जाता है तो वो चीज़ आगे पॉसिबल है कि ना हो। लेकिन अगर आप आज रिश्ता, उम्र, ये वो के चक्कर में गलत बात को एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि नंद आएगी, भैया वो कह सकती है, मुंह पे फेक स्माइल रखो, वो रखना आगे। और नंद का लिहाज सिर्फ इतना है कि हम तू तड़ा के गालियाँ दे के बात नहीं करें, लेकिन जो बात गलत है उसे गलत तो कहना ही पड़ेगा तमीज़ के दायरे में। ये मैं हमेशा कहती हूँ, छोटे हो कोई बड़ा हो, बदतमीज़ी मत करो, लेकिन अपनी बात कहना ज़रूर मतलब आना चाहिए तमीज़ के दायरे में, ताकि आप टेक्निकली गलत नहीं हो। आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को कहना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मेरे पीहर में प्रॉब्लम चल रही है। मेरे ताऊ जी और ताई जी गुजर चुके हैं, उनके कोई संतान नहीं है और अब उनकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। पापा के हक में आएगी। भाई मम्मी पापा को परेशान करता है, भाभी भी मम्मी को परेशान करती है। मैंने मम्मी पापा को समझाया आप अलग रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, पर मानते नहीं। आप हेल्प करो दी, क्या करूँ, किससे पूछूँ? प्लीज़ रिप्लाई। बहुत टेंशन में हूँ। भाई मुझे भी गलत बातें बोलता है, झगड़ा करता है, क्या करूँ? बीइंग अ डॉटर, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकती थी, आपने बोल दिया। अब अगर वो उन परेशान करने वाले बेटा बहू के साथ रह रहे हैं तो ये उनका अपना डिसीजन है। आपको उनके डिसीजन का सम्मान करते हुए पिक्चर में से हट जाना है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू कह दो बस उन्हें, ठीक है? आपने समझाने का एक बार का काम था, आपने कर दिया। कोई बच्चे नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हैं। आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है ना। तो हम फालतू में
बेटी होने के नाते हम फालतू में भावनाओं में बह के अपने भाई से, भाभी से या माँ बापों को हम बीच में घुस के लड़ाइयाँ करें, हासिल कुछ नहीं होने का, बुरी आप बनोगी, है ना। नेक्स्ट, मैम मदर गिल्ट से सफ़र कर रही हूँ। मैं टीचर, मेरी बेटी 4.5 मंथ की है। मेरे हस्बैंड बेबी की टेक केयर करते हैं। मेरी बेटी रोती है मेरी एब्सेंस में, मैं कैसे मैनेज करूँ? वैसे हस्बैंड अच्छे हैं, केयर करते हैं बेटी की। कुछ बताओ आपकी बेटियाँ कैसे संभली थी? आप खुद ही इस टर्म का सही नाम दे रही हो, मदर गिल्ट। तो देखो ये गिल्ट ही है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, उससे जो अर्निंग होगी वो भी आप अपनी बेटी के लिए खर्च करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी बेटी को पालने के लिए या बेटी की जिम्मेदारी के चलते बेमन होते हुए भी, है ना, नौकरी छोड़ दोगे, कुछ दिनों बाद बेटी अभी ज़्यादा छोटी है इसलिए ज़्यादा हुक उठ रही है, इसीलिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है यहाँ पे। तो चाहे कोई पहले ले या बाद में, लेकिन मैंने जैसे बाद में ही ली थी। तो जब बच्चा ज़्यादा छोटा होता है ना, जब उसको छोड़ के जाना, हुक उठती है सीने में, तो वो ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा। और दूसरी बात, जैसे बच्चा रहता है उसको वैसे ही आदत हो जाती है। अगर उसकी मम्मी होम मेकर है तो उसको आदत रहेगी कि 24 घंटे मेरी मम्मी मेरे पास रहती है, वो नहीं कर पाएगा आपके बिना। लेकिन जब उसको समझ में आती है कि मम्मी जाएगी ही जाएगी, इतनी देर के लिए, इतने घंटे के लिए, बच्चा वैसे भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, आपको दिक्कत तब होनी चाहिए थी जब एक्चुअली उसकी देखभाल करने वाला कोई ना होता, लेकिन ऐसा नहीं है, आप नहीं हो, उसके पापा हैं, हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये नेचुरल है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग में ही है। इससे थोड़ा सा आप अपने आप को पर्पजली खींचो कि ऑल इज़ वेल, अपने आप को बोलो कि सब ठीक है। आपकी बेटी सफ़र नहीं कर रही है एक्चुअली। जब आप जाते हो घर पे, तब उसके साथ जी भर के क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उसको घर के कामों के चक्कर में मत छोड़ो। होता रहेगा घर का काम और हो जाता है जैसे भी होएगा, तो आपका गिल्ट ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, दी मेरी 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की, एक 6 साल की। मैं प्राइवेट टीचिंग करना चाहती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा अपने बच्चों का स्कूल ज्वाइन करूँ या कोई और। बच्चों के स्कूल में भी काफ़ी कम क्लास है, मेरा मन बड़ी क्लास पढ़ाने का है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्कूल ज्वाइन करूँ अभी या नहीं। आप अपना रिज्यूम लगाओ, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए दोनों जगह, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी क्लास में जाना है पढ़ाने के लिए। अगर बच्चों का साथ चाहिए थोड़ी छोटी क्लास पढ़ा लो, अगर आपको क्लास ही बड़ी चाहिए, अपनी प्रायोरिटी दिमाग में चेक करो कि एक्चुअली क्या है, और उस हिसाब से फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है कि रिज्यूम लगाओ दोनों साइड, छोटे स्कूल में भी और बड़े में भी। नेक्स्ट, मेरा फ़ोन कुछ भी रिकॉर्ड करती हूँ काफ़ी हीट हो जाता है, स्पेशली अगर 4K में करूँ तो। अभी PTM में काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग करनी थी तो फ़ोन हीट करके रिकॉर्डिंग ऑटो ऑफ हो गया। आप बताएं डिटेल कैसे रिकॉर्डिंग करती हैं और क्या क्या रूल हैं जिसके सहारे हम अपनी मेमोरी को बेस्ट वे में रख सकें। देखो, एक तो क्लीन अप, पीछे की जितनी भी फ़ोटो वीडियो आपके काम की नहीं है, या फिर कोई ऐप्स हैं जो काम की नहीं है, रेयरली यूज़ होती हैं, तभी इंस्टॉल कर लो जब करनी है। मान लो रैपिडो वगैरह है, OLX है, ओला बाइक है, ये हम कभी जा रहे हैं कहीं तो ही तो होती हैं, तभी के तभी खड़े होके मैं तो हाथ के हाथ डाउनलोड कर लेती हूँ। तो जो अनयूज्ड या रेयरली यूज्ड ऐप हैं उन्हें मिटाते रहो। आप जो फ़ोन की गर्म होने वाली प्रॉब्लम है, ये किसी पर्टिकुलर फ़ोन में रहती ही है। तो ये जो वीवो वाला फ़ोन है मेरा, उसमें बहुत है कि ये गर्म हो जाता है इवन बिना पंखे के। जब हम कमरे में काम कर रहे होते हैं तो अभी तो गर्मी कम है ना, तो ये चल रहा है, थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी तो ये बिना पंखे के नॉर्मल शूट करने में भी गर्म हो जाएगा। बट ऑटो ऑफ होना बहुत आगे की चीज़ है। पहले पिक्चर क्वालिटी कम करेगा वो 4K से इधर, तो आपको एक तो उसका कवर वगैरह उस टाइम पे आप हटा सकते हो, और दूसरी चीज़ ये है जिस टाइम शूट कर रहे हो, अगर उस टाइम बाहर भी है, जैसा होली के टाइम था, हमारा ऊपर छत पे था, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, तो जब भी क्लिप बनानी होती थी उतनी देर के लिए मैंने ट्राइपॉड अंदर रखा, और जब मुझे लगा कि अभी ठीक है क्लिप बन गई, अभी हम आधा घंटा सिर्फ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको उठा के अंदर जीने में रख देती थी छाया में। तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा मेरा फ़ोन जल्दी गर्म हो जाता है तो ऐसे। और दूसरी चीज़, जो मेमोरी एक्सटेंड करने वाली बात है, अब तो फ़ोन में इनबिल्ट मेमोरी काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन होता क्या है कि हम पुराने फ़ोटो वीडियो, कहीं पे प्रोजेक्ट पड़े हैं, व्हाट्सएप की चैट पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अननोइंगली अपने फ़ोन में रखे रहते हैं, उनको आप टाइम टू टाइम डिलीट कर लें। हफ्ते में या 2 दिन 4 दिन जब आपको सही लगे, एक टाइम निकाल लें कि भैया आज मैं बस फ़ोन खाली कर रही हूँ, तो चल जाता है काम। और गर्मी का यही है कि उसको कंटिन्यूस धूप में मत रखो, चाहे आप पर्स में ही रख लो, है ना,
कपड़ों की तह में ही रख दो हल्का सा करके रुमाल वुमाल में, लेकिन डायरेक्ट मतलब सनलाइट में या गर्मी में ना आए, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में करता रहेगा काम और चलता रहेगा। नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू, आप सबके लिए एक फरिश्ता हो। थैंक यू। नेक्स्ट, दी मेरी सास का मंथली खर्च अप्रोक्सीमेट 7-8K पर हम मना नहीं कर सकते किसी बात के लिए, चाहे कहीं जाना हो कुछ लाना हो, बट अगर एक दिन भी उनकी बात नहीं मानी तो भी नाराज़ हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं मेरा घर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो वरना जाओ यहाँ से। मेरे ससुर नहीं है, यहाँ तक कि अगर मैंने अपने बच्चों को अपनी पसंद के कपड़े पहना दिए तो उनको भी चेंज कर देती हैं। क्या करूँ दी, मंथ में एक बार तो ज़रूर लड़ाई करती हैं। मुझसे लड़ाई नहीं हो पाती, मैं रोने लग जाती हूँ। अपनी बेटियों से भी नहीं बनती उनकी, वो भी बस एक दिन आती हैं कुछ घंटे के लिए, दोनों से लड़ाई कर रखी है। 1 साल हो गया बट किया हुआ, बट दी मैं कैसे झेलूँ इन्हें, बहुत टॉक्सिक हैं, प्लीज़ रिप्लाई। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सॉरी। 9 साल हो गए शादी को। देखो, अगर आप अकेली हैं तो आपके पास करने के लिए ऑप्शन बहुत कम है कि अकेले बेटा बहू छोड़ के भी नहीं जा सकते, ससुर है नहीं। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि मैं कितना ज़्यादा परेशान कर रही हूँ। अगर एक बार आप जो कह रही हैं कि वो चले जाओ, अगर आप चले जाएं, मैके वगैरह चली जाओ कुछ दिन, ज़्यादा दिन के लिए अगर जा सकती हो, तो अपने आप पता लग जाएगा कि घर कैसे अकेले मैनेज होता है। तो उनको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है, वो कैसे देना है वो आप देखो कि कैसे इनका रूटीन में नहीं समझ में आएगा कि हाँ बेटा बहू साथ रह रहे हैं तो उसका सुख है। इतना भी आदमी को घमंडी और एटीट्यूड वाला नहीं होना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े बदल दिए, वो उन्होंने फिर बदल दिया, आप फिर बदल दो और ये कहें कि जी मेरे हिसाब से रहो, क्योंकि तुम्हारा कुछ हिसाब है भी। ये तुगलक ही वो है कि तुम कहो उल्टे खड़े हो जाओ, कल को कहने लगो सिर के बल चलो, हम सिर के बल कैसे चलेंगे, जितनी मानी जा सकती है मान रहे। अब उल्टी सीधी बातें करोगी तो कहाँ तक कोई मानेगा। और चले जाओ की धमकी क्या होती है, हम चले जाएंगे, रह लोगी अकेले, रह लो, तब भी लोग हमें ही कहने आएंगे। लेकिन एक बार को उन्हें पता होना चाहिए कि भैया मैं गलत कर रही हूँ, थोड़ा सा उन्हें समझाओ इस चीज़ के लिए कड़क उसमें। नेक्स्ट, सुनीता जी मेरा 186 का कमेंट का आंसर नहीं दिया आज के एपिसोड में, मैं कितने दिनों से इंतज़ार में थी। अब मैं पढ़ रही हूँ 187 वाला, आपने क्वेश्चन पूछ लिया 186 में, तो 186 का 187 में आना ही नहीं है, 188 में देखो आ गया होगा। नेक्स्ट, आपने जो कहा मीठी छुरी जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल सही, मैं कन्फ्रंटेशन के लिए भी तैयार हूँ और उन लोगों को भी पता है कि अगर मेरे सामने मेरे बारे में गलत बात की तो अच्छे से सुनेंगे, इसलिए कभी हमारे सामने नहीं बोलते क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। आपको भी पता है ऐसे लोग पीठ पीछे छुरी मारने वाले लोग होते हैं, जिनसे जो बात पता चलती है उन्हें सच्ची बताएं और उन्हें कैसे बताएं कि वो झूठे और हम सच्चे हैं। इतना ज़्यादा ना हमें कुछ बताने की ज़रूरत होती नहीं। यू जस्ट स्टे काम एंड लिव योर लाइफ। धीरे धीरे परिस्थितियाँ खुद जता देती हैं, क्योंकि जो इंसान झूठा है वो केवल आपके साथ झूठा नहीं है, वो हर दूसरे के साथ झूठा है। तो जब सबके साथ एक आध बार इंसिडेंट हो जाएगा ना ऐसा कि बात कच्ची बात करता है, तो लोग उसकी बात को हल्के में लेंगे, उन्हें पता लगेगा कि अच्छा किसने कहा, उसने कहा, अरे छोड़ वो तो ऐसे ही कहता रहता है। वो अपनी हरकतों से, देखो अच्छा हो या बुरा, हम जो भी करते हैं ना डेली बेसिस पर, या एक जो हमारी आदतें होती हैं चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वही हमारे कैरेक्टर को बनाती है। तो जब एक आदमी को आदत पड़ गई झूठ बोलने की, अब वो हर जगह झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ आपके या आपके बारे में झूठ नहीं बोल रहा, तो धीरे धीरे वो उसकी जब आदत सब जगह यही रहेगी ना, तो केवल आपको नहीं पता चलेगा कि वो झूठ बोलता है। जिसके भी वो मतलब उसमें आ रहा है, कनेक्शन में, संपर्क में जिसके भी आ रहा है, थोड़े दिन बाद हर एक को रियलाइज़ होगा कि यार ये तो झूठ बोलता है। तो आपको ज़्यादा कुछ क्लियर करने की किसी को भी ज़रूरत है नहीं। हाँ, कोई आपसे पूछे कि क्या मुद्दा था क्या है तब बताओ, नहीं तो छोड़ो, समय अपने आप उसका चेहरा सबके सामने लाता रहेगा। नेक्स्ट, दी मेरी जेठानी की मई में 2nd डिलीवरी है और वो सास के साथ रहती हैं। मैं जॉब की वजह से अलग शहर में हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हूँ। हर साल मई में मैं महीने भर के लिए ससुराल जाती हूँ, लेकिन इस बार लग रहा है पूरा जापा मेरी जिम्मेदारी बना दिया जाएगा। मुझे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, पर सच ये है कि मेरी डिलीवरी, मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे या गृह प्रवेश पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। इस बार मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब भी है, 10 to 8 PM, साथ में घर का काम और जेठानी के बच्चे का टिफ़िन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बैलेंस करूं और क्या बाउंड्रीज सेट करूं, क्या करना सही रहेगा। देखो, पहले बात तो सबसे ज़्यादा इतना घबराओ मत। अगर काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कर तो लेंगे, एक चीज़ ये। अब बात ये हम करना चाह नहीं रहे, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन अगर हम ये बराबरी करते रहें, आप सोच के देखो, एक नई जापे में पढ़ी हुई महिला, उसका छोटा सा बच्चा है ना, अब उसका कोई करने वाला नहीं है, तो आप नहीं रुक पाओगे मानवता के नाते भी। लेकिन अगर कोई करने वाला है, उसके घर से उसने बुला लिया या कुछ भी है, या आप खुद ऑप्शन दे सकते हो कि भाई मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, किसी को रखना, हेल्पिंग हैंड के तौर पे मैं रहूंगी, लेकिन पूरा जापा मेरे ऊपर ना छोड़ा जाए, ये आप बातों में अपनी हिंट दे दो तो चल जाएगा काम। बाकी अगर नहीं भी होता तो देखो, मेरे ख्याल में तो वही है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा शरीर ठीक चल रहा है, थोड़ा एफर्ट डाल के किसी का कर सकते हो तो कर दो। उसने करा नहीं करा वो उसका कर्म, हमने कर दिया ये हमारा कर्म। बाकी आप बिल्कुल अगर वो रखना चाहो तो अपनी बातों से थोड़ा सा हिंट दे दो कि भैया जापे वाला मैं नहीं रखूँगी सीन, पूरा मेरे ऊपर मत छोड़ना, मेरा वर्क फ्रॉम होम भी है, बस। नेक्स्ट, थैंक यू दी, मैं ऐसा ही करूँगी, बात ईश्वर पर छोड़कर अपना काम मशीन की तरह करूँगी जी, गो फॉर इट। चलो नेक्स्ट दी, आपने कहा जिनको अपने सामने कोई अच्छा नहीं दिखता वो टॉक्सिक होते हैं। मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मुझे मैं बेस्ट लगती हूँ, कोई मेरे काम में टोका टाकी करे, कमी निकाले, गुस्सा आता है। मैं दूसरों में कोई कमी नहीं निकालती, एक्चुअली मैं किसी और को देखती नहीं हूँ कि कोई क्या कर रहा है, दुनिया जाए तेल लेने, मैं खुद में ही खुश हूँ। तो एम आई टॉक्सिक या मैं सही हूँ? क्योंकि मुझे टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, यहाँ पे आपने खुद ही कर दी कि आप दूसरों में कमी नहीं निकालती, इनफैक्ट आप उनको देखती ही नहीं हैं, आप अपने में ही, अपने में मतलब मस्त रहते हो कि मैं अपने में ही इतनी मस्त हूँ। तो जो मैंने बोला था वो ये था कि अपने अलावा सारी दुनिया बुरी लगती है, आप रैंडमली किसी का भी नाम लो वो उनकी बुराई करने लगेंगे। तो पहली शर्त ही आपने तो ख़त्म कर दी ना, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे। अपने आप में रहना, अपने आप को बेटर मानना, बेस्ट भी मान रहे हो अगर, ठीक है चलो आपके लिए। लेकिन मेरे को तो ये लगता है, एक चीज़ होती है कि मैं सही हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ, एक होता है कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा ही लगते ही गलत हो जाता है। लेकिन मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं और अच्छा कर सकता हूँ या मेरा काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक तो कॉन्फिडेंस है ना। और आप दूसरे की अगर बुराई करोगे तो ये है कि बस मैं अच्छा तू बुरा, तू बुरा तू बुरा तू बुरा, वो है टॉक्सिक। आप दूसरे की बुराई कर ही नहीं रहे तो अपने को अच्छा कहने वाला टॉक्सिक नहीं है। नेक्स्ट, प्रणाम दी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि दो छोटे बच्चों के साथ घर का सिस्टम कैसे सेट करें कि सारे काम स्मूथली हों। यंगर वन इज़ हाइपर एक्टिव, 1.5 साल का है, डजंट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम फॉर मोर देन हाफ एन आवर। प्लीज़, बहुत लड़कियों की हेल्प हो जाएगी, आप सब बहनें भी टिप्स बताएं प्लीज़। देखो, जो छोटा बच्चा है ना आपका 1.5 साल का, मैं हमेशा कहती हूँ जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा ही रहता है। घर उस टाइम पे सेकंड प्रायोरिटी पर रहेगा। आपको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने मदरहुड और घर स्मूथ रखना है, ठीक है। अगर आप सोचें आपका छोटा बच्चा भी है, आपका घर स्पॉटलेस हो, आपका सब कुछ रूटीन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, घर में 4 टाइम मील बन रहे हो, स्नैक्स बन रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, तो ऑब्वियसली एक बच्चा हाइपर एक्टिव ना भी हो, नॉर्मल भी हो, 1.5 साल का बच्चा, उसको हर टाइम आपकी निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं क्या वो मुंह में डाल लेगा, कहाँ चोट मार लेगा। तो आप जब सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो परेशान रहोगे। आप ये मान के चलो कि बच्चा जब तक मेरा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा बच्चा, ठीक है। अब मान लो हमारी इतनी स्मूथ लाइफ नहीं है कि हम बच्चे में अपना पूरा ध्यान लगा के बाकी दुनिया से आंखें मूंद सकें। सपोज़ करो जैसे मेरी जॉब भी थी, मेरे बच्चे 5 साल के हुए जब हम इस घर में आ गए, तो जब वो 3.5 साल के थे, जब से हमारे घर का अखाड़ा ये कलेश शुरू हुआ था, तो एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई थी और मेरी प्रायोरिटी लेकिन तब भी सेट थी, मेरे बच्चे। उसके बाद मैं अपना काम जो भी, मैं चाहे रात को, मतलब आप यकीन मानो नहीं मानो, मैं रात को 2:30 तक जगी रहती थी, फ़ोन में रिसर्च करना कि घर में कहाँ पे कौन सी चीज़ लग सकती है, क्या चीज़ कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगी, कैसा डिज़ाइन में बनवाऊँगी, ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी। प्लस पूरी दुनिया जो अगेंस्ट खड़ी है वो, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन जो मेरे लाइफ की आई थी, मेरे बच्चे तब 5 साल के नहीं हुए थे।
लेकिन फिर भी मैंने ये मेक श्योर करा, भाई जो कुछ भी कर रही हूँ कर इनके ले रही हूँ, तो इनको सफ़र नहीं करवाना है चाहे जो हो। इनके बर्थडे पे पैसे नहीं थे, 100-100 रुपये उस टाइम पे किल्लत थी जिस टाइम हम ये घर बना के खड़े हुए, और 5वां बर्थडे यहीं इसी घर में आके पड़ा था, है ना। तो मैंने खुद इनके कपड़े सिले थे अवेलेबल बैलेंस में से, इनके पैसे मैं कपड़े लेके आई, उनके पंजाबी सलवार कुर्ते, इनके पुराने लहंगों से इनकी जैकेट्स वगैरह बनाई, सब कुछ। लेकिन मुझे करना था कि हाँ मेरे बच्चों का बर्थडे है, उनको नए कपड़े, उनका लिए जो भी फंक्शन है। उससे पहले वो अपनी एक अल्ट्रा रिच फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, तो वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट बने बैठे हुए थे, बलून के गेम्स थे, वाटर गेम्स थे, बहुत कुछ थे। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम का मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो सारी चीज़ें ना मैंने इसी लॉबी में छोटी सी में अरेंज करके रखी थी कि मेरे बच्चे को ये ना लगे कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं है, तो या फिर हमारे मम्मी पापा हमारे लिए उतना कुछ अरेंज नहीं कर पाए, है ना। तो कहने का मतलब, इतनी लंबी कहानी सुनाने का सिर्फ ये है कि आपके बच्चे अभी आपकी प्रायोरिटी हैं, घर संभल जाए जितना उतना ठीक, है ना। भगवान न करे जैसी एक्सट्रीम कंडीशन मेरे साथ आई उस टाइम पे कि इतने मन्नतों के मांगे हुए बच्चे, और उनका फर्स्ट डे एट स्कूल एंड कलेश हो रहा है, एंड उनका जो पालने पोसने का मेरा गोल्डन टाइम था, उस टाइम पे मेरे जीवन के सबसे बड़े कलेश मेरी लाइफ में चल रहे थे। तो ऐसी कंडीशन किसी माँ के सामने ना आए, मैं तो कहूँ। लेकिन अगर आ भी जाती है तो भी आपको अपना माइंड सेट रखना है कि भाई आपके बच्चे इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी हैं। हमेशा उनको इतनी ज़रूरत आपकी नहीं रहेगी, 5 साल तक के होते हैं, उसके बाद वो इतने बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपना धीरे 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 सीखना शुरू कर देते हैं। तो आप चीज़ों को मैनेज करने की बजाय प्रायोरिटाइज करने पे ध्यान दो। बाकी का जो घर है वो जैसे चल रहा है स्मूथली उतना कर लो। घर कहीं नहीं भागा जा रहा, आप कहीं नहीं भागे जा रहे, बाद में बना लेना उसे अच्छे से ताजमहल रगड़ रगड़ के। लेकिन फ़िलहाल बच्चे आपके अगर सही हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो, खुश हो, आपके बच्चे खुश हैं, देन आप जीत गए। नेक्स्ट, दी क्या आप हमेशा से इतनी काम और कंपोज थी? मैं स्कूल कॉलेज में शुरू से टॉपर रही, डिपार्टमेंट में भी सब तारीफ़ करते हैं, बहुत एम्बिशियस हूँ, बट मुझसे पता नहीं क्यों दोगले लोग बर्दाश्त नहीं होते। चाहे सामने वाले से कितना भी काम पड़ रहा हो, लेकिन अगर वो टू फेस्ड है तो मैं हमेशा कन्फ्रंट करती हूँ और उस टाइम लाउड हो जाती हूँ। फिर अल्टीमेटली सब घूम के मेरी गलती हो जाती है। स्कूल में कलीग से इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म कैसे करें? मैं लोगों को बहुत जल्दी अपना मानने लगती हूँ, इस आदत से बहुत परेशान हूँ। जब आपने अपनी सारी कमियाँ पकड़ ली हैं, है ना, कि आप लाउड हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हैं, तो आपको पता है कि आपकी कमी क्या है, आपको सिर्फ उस पर काम ही तो करना है। सबसे पहला स्टेप यही तो होता है कि कमी का पता लगाना, है ना। तो आप अपने, अगर हम ये सोच लें हमें इमोशनली अटैच नहीं होना है, ठीक है, आप मान लो आप लोग ही हो, देखो आप अपनी इतनी अंदर की बातें, मन की कुछ भी, दुखी खुशी जो भी आपकी फीलिंग है, आप मुझसे शेयर कर रहे हो, मैं शेयर देता तो सुन रही हूँ, है ना, उसमें वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करने लगूँ कि यार मैं इसकी इतनी बात सुनती हूँ, या मैं इसे ऐसी अच्छी सलाह दे रही हूँ, और या फिर मैं भी अपने राज सारे उड़ेल के आपको ये सोच के बता दूँ कि आप भी सेम वही रिएक्शन मुझे देंगे, तो वहाँ भी आपने एक एक्सपेक्टेशन जोड़ ली। तो अगर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करने लगूँगी ना, वहाँ मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन देखो होती ही मुझे लगता है टूटने के लिए है। जो मिलना है आपको, जिससे जो मिलना है लाइफ में वो मिल जाएगा, लेकिन आप किसी से उम्मीद मत रखो सिवाय भगवान के। ठीक, अब आप इमोशनली अटैच इतना हो कि अगर कोई आपको अपने मन की बात बता रहा है, आप इतना इमोशनल तो होने चाहिए कि उसकी बात को समझ लो, उसके मन को ढांढस बंधा दो, उसकी खुशी में खुश हो लो। कोई उलझन है सलाह दे दो, बस इतना अटैचमेंट कोई गलत बात नहीं है। इसमें आपको गारंटीड है कभी भी दुख नहीं होगा। इससे ज़्यादा मत करो कि आप अपने लिए उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने लगो, तो आप बिल्कुल खुश रहोगे, पहली चीज़। दूसरा, लाउड हो जाते हो। अब आपको पता है आपके लाउड होने की वजह से आप सही होते हुए भी गलत हो जाते हो। तो भाई लाउड होने से पहले सोचो, बात वही कहो जो कह रहे हो, आवाज़ धीमी रखो, शब्द फिल्टर कर लो, बोलने से पहले 2 सेकंड सोच लो, कोई बेटर वर्ड हो सकता है उसके लिए जो आप बोलने जा रहे हो उससे ज़्यादा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ भी आ जाएगी, फिर आप बनोगे एकदम गोल्डन व्यक्ति।
नेक्स्ट, सुनीता जी आपके आंसर सुन के लगा जैसे आप मुझे पता नहीं कितने देर से जानते हो। सिर्फ 2-4 लाइंस में आप समझ गए सिचुएशन। हाउ कैन यू बी सो इंसाइटफुल एंड प्रैक्टिकल। आई विल श्योरली ट्राई टू फॉलो योर एडवाइस। लॉट्स ऑफ लव। मुझे लगता है कि बस ये ईश्वर की कृपा है, मेरे ज़रिए वो आप लोगों को कहीं ना कहीं राह दिखाना चाह रहे हैं और मैं निमित्त बन गई हूँ उसका, ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड की जॉब के कारण हम बाहर रहते हैं, दिवाली पे ही घर जाना होता है। इस बार जब हम दिवाली पर घर थे तो मेरी जेठानी और सास ने बोला कि अब अपना घर बनाओ। इनडायरेक्टली वो नहीं चाहती हम साल में एक बार भी गाँव आए। मेरे हस्बैंड को बताने पर भी वो सिर्फ उन्हीं का फेवर करते हैं। दिवाली के बाद भी मेरे हस्बैंड उनके सारे काम करते हैं। वो मेरे हस्बैंड को अपने वश में रखना चाहते हैं, पर मुझे और मेरे बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अब मैंने अपने हस्बैंड को दिवाली पर भी वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। क्या मैंने ठीक किया? क्या मुझे भी अपनी जेठानी को फ़ोन करके बोलना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को किसी भी काम के लिए फ़ोन ना करें? जब कोई काम होता है या पैसों की ज़रूरत होती है तो मेरे जेठ, सास, जेठानी सब फ़ोन करके अपना काम निकलवा लेते हैं। प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अपना घर बनाने के लिए अगर उन्होंने बोल दिया, आप इस चीज़ को पकड़ के अपना घर तो बना ही लो। लेकिन ये जो आप अंडरस्टूड कर गए ना कि वो चाहते हैं कि हम साल में एक बार भी ना आए, ये आपके अभी मन में परसेप्शन है। इसको जब तक वो मुंह से इन्हीं शब्दों में वो ना कह दें, तब तक आप इस चीज़ को मत लो, ठीक है? तो अपना घर बना लें, आप इस चीज़ को ले लो कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अपना घर बनाने को कह रहे थे, पहले बना तो लो जहाँ भी आपको सही लगे। उसके बाद देखना कि वो वहाँ जाने की सिचुएशन है या नहीं है। आप बहुत आगे की चीज़ बहुत पहले सोच रहे हो। फ़िलहाल बस आपको ये करना है कि अपना घर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ा देना है, क्योंकि अब परिवार भी ऐसा चाहता है। नेक्स्ट, मैम ससुराल में रहने के क्या नियम हैं? मैं जब तक चुप रही तब तक सबको बहुत अच्छी लगी, बट जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया तब उन्होंने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरे हबी एंड बच्चे के अपने गुड लुक्स में अपने गुड बुक्स में रखते हैं। देखो, ससुराल में रहने का ना कोई नियम नहीं होता। किसी भी नियम को फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, पढ़ने एंड में जूते ही हैं। ठीक, तो बचने का सिर्फ एक तरीका होता है इस चीज़ से कि जब तक ये हुआ तब तक सही रहा, अब ऐसा हो गया। शुरू से ओरिजिनल रहो, जैसे हो वैसे रहो, जिसका जितना भला कर सकते हो उतना करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। और भला उतना, मैंने कहा ना, जितना कर सको, यानी कि जितना ईजिली कर सको। जब हम आराम से कोई काम करते हैं ना किसी के लिए, कि हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, लेकिन हमने किसी का मदद समझ के काम कर दिया, तो हमें ना तो अपने ऊपर बोझ लगता, ना हमें ये लगता कि यार इसके लिए इतना किया, इसने तो कुछ करा नहीं पलट के, क्योंकि हमने इतना किया ही नहीं, नॉर्मल किया। तो आप जो भी कर रहे हो, मान लो आप घर संभाल रहे हो, आप घर के सारे काम कर रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, उतनी करो जितनी आपको आराम से आप हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है? बाकी ये जो घर संभालना, आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है। कल को जब आप अपनी गृहस्थी बनाओगे, ये सारे काम आपको तब भी करने हैं। अभी आप 10 जनों के कर रहे हो, तब 4 के करोगे, 5 के करोगे, 3 के करोगे, है ना? तो ये भी एक ऐसे सोच के चलोगे कि मैं तो ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो वो काम आपको बोझ नहीं लगेगा। रही बात ये कि जी चुप रहना, और ये देखो, ना आती की चुप भली, ना आती का बोलना। अगर कोई बात गलत है तो आपको शुरू में भी बोलना चाहिए, और अगर कोई बात गलत नहीं है तो फालतू के जवाब देने आपको शादी के 20 साल बाद भी अवॉइड करने चाहिए। एक मान सम्मान की रेखा होती है कि चलो जी, हर चीज़ के आप पलट के जवाब नहीं दोगे, वो भी मेंटेन करना सही माना जाता है। लेकिन एक है कि बिल्कुल बेसिर पैर की बात है, कुछ बहुत गलत है, तो वो आप शादी के 2 दिन बाद भी क्यों सुनो? मेरा मानना तो ये है। तो जस्ट बी नॉर्मल। हम बहू बनने के बाद या तो हम आदर्श बहू बनते हैं, या फिर बिल्कुल ताड़का बन के हम तांडव शुरू कर देते हैं। बीच में रहना है। मुझे तो यही लगता है कि लाइफ ना सिंपल है, ये हम लोगों ने खुद ही कॉम्प्लिकेटेड की हुई है, ससुराल वालों ने भी नहीं की हुई। ये हम ही लोगों ने अपनी ही बैंड खुद ही बजाई हुई है। हमें जो चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही करने की ज़रूरत होती है, जो हमें सही लग रहा है हमें वो ही करने की ज़रूरत होती है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने में लग रहे हैं, कभी दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, कभी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने ना हमें सुख का पता ना दुख का पता। प्रॉब्लम ये होती है। तो हमें अपने मन का जिस दिन एक्चुअली समझ में आ जाएगा ना एक्चुअली हम चाह रहे क्या हैं, फिर हम वही कर रहे हैं,
तो ना, भगवान की कसम कह रही हूँ, ये नहीं होने की जितनी प्रॉब्लम होती है, हम लोग खुद ही कॉम्प्लिकेटेड करे रखे हैं चीज़ों को। चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है, बोल कुछ रहे हैं। किसी का कोई इतना सा रिएक्शन आया, हमने ओवर रिएक्शन कर दिया। कई बार किसी का इतनी बड़ी बात आ गई, हम जवाब ही नहीं दे रहे कि जी रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमें बस नॉर्मल रहने की ज़रूरत है, लाइफ अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट, मैम बच्चे अडॉप्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, प्लीज़ शेयर करें आप। देखो, मुझे कोई ऑथेंटिक नहीं पता कि कैसे होता है, क्या होता है ना। और जो घर परिवार में एक दूसरे के ले लेते हैं वो आपसी तालमेल से होता है। और जिसका भी ले रहे हो, अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो कचहरी में पता चल जाएगा आपको। या फिर कुछ ऑनलाइन संस्थाएं भी आप देखोगे गूगल पे तो वो मिल जाती हैं, है ना। तो उनकी वेबसाइट पे जाके अगर सर्च करोगे तो क्या नियम है, क्या कंडीशन रख के वो बच्चा गोद दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें जितनी मैंने अपने किस्सों में देखी हैं आसपास, सब अनऑफिशियल तरीके से है कि किस्मत से कहीं से कोई बच्चा मिल गया, ले लिया। ऐसे किसी संस्था से कहीं से गोद ऐसे कहीं लिया नहीं है कि मैं आपको सबको रास्ता दिखाऊं कि ऐसे कर लो तो हो जाएगा। तो कैसे मिले हैं 2-3 जो अडॉप्टेड बच्चे हैं हमारे सर्कल में। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन देख के तो यही लगता है कि शादी औरतों के लिए जहन्नुम ही है। शादी करके औरतों को कुछ मिलता नहीं है, बल्कि चैन और सुकून छिन ही जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको शादी करके जीवन का साथी, है ना, अपने जीवन को चलाने के लिए एक ध्येय मिलता है, बच्चे, है ना, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ये मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पति अकेला तो है नहीं, किसी ने उसे जन्म दिया है, किसी के साथ वो पला बढ़ा है, तो परिवार आता है साथ में। अब जो वो परिवार आता है, कुछ उनकी अपने मूल्य रहते हैं, हम कुछ अपने मूल्य लेके आए हैं, कुछ वो गलती कर जाते हैं, कुछ हम गलती कर जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे बड़ी गड़बड़ वही है कि जो हमें शुरू से सिखा के भेजा जा रहा है, या ससुराल में जो लोग हैं उनके दिमाग में जो चीज़ें हैं, हम ना इधर के रहे ना उधर के, हम बीच में अटक गए। तो बड़ा लंबा चौड़ा एक चेंज होने के बाद समझ लो स्मूथ चलेगी। ये ऐसा ही है कि हम जा रहे हैं, रास्ते में कील पड़ी है, गाड़ी पंचर होगी ही होगी। अब ज़रूरत सिर्फ यही है कि उन कीलों को हटाएं। प्रॉपर्टी, काम को लेके, घर के काम को लेके, बेटा आ गया, पसंद करके लड़की ले आए, फिर बेटे का टेंशन बढ़ रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। या फिर पत्नी को है कि जी बस मेरी शादी हो गई तो ये मेरा ही बन के रहे। ये दोनों ही साइड से हो रही हैं गलतियाँ, यही चक्कर है। जब भी एक भी पक्ष अगर समझदारी दिखाता है ना तो कम हो जाती हैं, और अगर दोनों पक्ष समझदारी दिखा दें तो मुझे लगता है शादी शायद जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। क्योंकि देखो, माँ बाप हैं, उनके और बच्चे भी हैं, है ना। अब आपके भाई बहन हैं, कल को उनकी शादियाँ होंगी, वो बिजी होंगे, सब कोई छूटते हैं। लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि हमें पता है कि मौत ही हमें अलग करेगी, और उस बंदे पर, उस बंदी पर हमारा पूरा अधिकार है। उसके सारे सुख, उसके सारे दुख उतने ही हमारे हैं जितने उसके हैं। तो मुझे लगता है शादी सबसे खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन थोड़ी सी इधर उधर की बचकानेपन से बड़ों के भी और बच्चों के भी, जो मतलब बहुएं आई हैं या बेटे आए हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि सुधारी नहीं जा सकती। नेक्स्ट, क्या गलती सिर्फ 2 इंसानों की होती है? पर मुझे ऐसा लगता है जो हमको चाहता है उसके बाद हम कुछ बोलें तो गलती दोनों की मानी जाती है। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी कभी गलती एक की होती है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि गलती एक की होती है, गलती दोनों की होती है, कंडीशंस होती हैं। इसमें ये कह सकते हैं अगर गलती एक की है, दूसरे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलती कर रहा है, वो अपने हिस्से की समझदारी दिखा दे तो तमाशा नहीं होगा। नेक्स्ट दी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है, जैसे ओके से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी बातों में आकर 4-5 लोग और बात करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग से बात करना बंद कर देती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? क्योंकि वो लोग बिना गलती के बोलना बंद कर देते हैं। जो किसी की भी बात में आके हम पे बोलना बंद कर दे तो कर दो, उन्हें जाके मनाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। ऐसे हल्के लोगों का भरोसा जीत के भी क्या जीत लेंगे हम।
नेक्स्ट, दी मेरा बेटा हॉस्टल चला गया, बेटी 2 साल पहले चली गई, अब बहुत सूना सूना महसूस कर रही हूँ। देखो, जब हमारी पूरी लाइफ हमारे बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, और कुछ होता ही नहीं, और वो बच्चे चले जाते हैं फिर हॉस्टल, तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, लाइफ को रीस्टार्ट आप कभी भी कर सकते हो। तो जब अब वो चले गए हैं, थोड़ी देर सूना सूना लग गया, अब उठो और देखो कि ऐसे कौन से काम थे जो आप अपने बच्चों की देखभाल करने के चलते नहीं कर पा रही थी। अब उन कामों को रीस्टार्ट करने का सुनहरा मौका है, उन्हें रीस्टार्ट करो। बी बिजी एंड एंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट, मुझे लगता है दीदी आपसे ना लोग दोबारा दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं। पिछली बार मैंने टोका तो यही, वो एक ही क्वेश्चन दोनों तीनों एपिसोडों में ऑन द रो कर देते हैं कि कहीं मैं छोड़ दूँ तो अगले में पकड़ लूँ। लेकिन मैंने हमेशा बोला पर्पजली मैं कोई नहीं छोड़ती हूँ तो बता देती हूँ एक कि मैं छोड़ रही हूँ बहुत बड़ा, तो यही होता है। सुनीता जी, मैं 46 साल की हूँ, मेरी शादी को 24 साल हो गए, बहुत सारी बीमारियां लग चुकी हैं मुझे। मेरे ससुराल वालों ने शादी होते ही मेंटल टॉर्चर शुरू कर दिया था। उनसे परेशान होकर मैं अपने दोनों बच्चों को छोटी छोटी बात पर पीट दिया करती थी। अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, मुझसे मन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ कि उस वक्त घर का माहौल बहुत ख़राब था, लेकिन यह भी सच है कि दोनों का बचपन मेरे कारण ख़राब हो गया। और तो सब बुढ़ापे में भी मज़े मार रहे हैं। हस्बैंड तो आज तक भी बस आज्ञाकारी बेटा ही बना हुआ है। कैसे उनके नेगेटिव मेमोरीज़ को पॉजिटिव करूं, प्लीज़ कोई सजेशन दीजिए। कीप ऑन ट्राइंग बहन, और कुछ नहीं कर सकती आप। अभी उनके लिए जो कर सकती हो वो करो, लेकिन एक वही टाइम है ना, जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी तो आप फ्रस्ट्रेटेड थी। अब आपको उनकी ज़रूरत है तो नहीं आते बच्चे वापस, जब एक बार चले जाते हैं, है ना। तो आप बस कीप ऑन ट्राइंग, वही वाली चीज़ है, और ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं। क्योंकि आप कह रही हो अगर आपने समझाया ना होता तो मैं ये कहती कि बैठ के एक बार समझाओ, क्या पता बच्चे समझ जाएं। लेकिन अब सब्र कर लो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी 2 बेटियां हैं, 5 और 4 साल की। मेरी बेटी बड़ी वाली क्लास की टॉपर है और अब क्लास फर्स्ट में आई है, एंड छोटी बेटी केजी में है, पढ़ाई में बिल्कुल डल। दोनों बेटियों को मैं खुद पढ़ाती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने ट्यूशन भी लगवाया था 2 महीने के लिए, पर छोटी वाली में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। उसको थोड़ा बहुत भी जो आता है वो मैंने ही सिखाया है या स्कूल में सीखा है। दी मेरी टेंशन ये है कि वो केजी क्लास का सिलेबस कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि केजी क्लास में अंग से अंगूर तक की मात्राओं तक का सिलेबस है, इनफैक्ट बहुत सिलेबस है, और जबकि उसे तो ABC और के ख भी नहीं आते। तो दी आप कुछ बताएं, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जिससे कि उसे पढ़ाई समझ आ सके। 2 महीने में उसे हिंदी में 2 अक्षर के शब्द करवा रही हूँ, पर उसे अभी तक वो भी नहीं आए। प्लीज़ दी गिव मी सम सजेशन। देखो, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्लो लर्नर ही रहेंगे। आप उसको अभी अपनी स्पीड से ही सीखने दें, लगी रहें, जितनी कोशिश कर सकती हैं करती रहें, लेकिन एक बार वो अपनी स्पीड से ही सीखेगी तभी उसको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको 2 अक्षर वाले देर में आए हैं तो बाकी के जो चीज़ें हैं या बाकी के स्टेप है वो भी देर में आएंगे। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में टाइम लेते हैं लेकिन बाद में बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ना सोचें। और अगर उससे केजी का सिलेबस नहीं हो पाया ना, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बड़े उस पर सोचो, थोड़ा सा दूर उसमें देखो। नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली साल आ जाएगा। अगर उसने आधा करा है इस टाइम तो कोई बात नहीं, आधा ही करो। आप दोनों बच्चों में वो मत करो तुलना कि वो टॉपर है तो ये कैसी है। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा स्टार्टिंग में स्लो चल रहा हो वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसकी अपनी पेस से उसको सीखने दो, थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो, लेकिन ज़िद मत बनाओ अपनी कि नहीं मुझे इतना कराना ही है। वरना मैं तो देख रही हूँ ना, मैंने शुरू में गलती करी ये चीज़ आरोही के साथ, तो सीख जाते हैं बच्चे बाद में। जिन चीज़ों के पीछे मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी उसकी भी मैंने जान हराम कर रखी थी जीना, कहना चाहिए, लेकिन वो ऐसे सीख गई बाद में कि मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे अब याद आते हैं, मतलब मुझे अभी भी अक्षर याद है। छोटा वाला कर्सिव का या जी, ख खरगोश, इसमें उसकी बैंड बज गई थी, नहीं बनाने आ रहे थे वो, और मैं इतना लोड ले रही हूँ, चिल्ला रही हूँ सब, ये वो तुझे ये भी नहीं आ रहा, फलाना ढिकना। अब लगता है कितनी सिली थी मैं, काश कोई मुझे बताने वाला होता। लेकिन जो मुझे बताने वाले थे ना, जिनके बच्चे निकले, वो उससे भी ज़्यादा पागल हुए पड़ रहे थे।
एक एक नंबर के पीछे जान ले रखी है, बच्चे की भी अपनी भी निकाल रखी है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं तो अब इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि भाई छोटी क्लासेस में इतनी रेल बनाना बच्चे की, कोई समझदारी नहीं है। नया नहीं आया उसको नर्सरी में, एलकेजी में आ जाएगा, एलकेजी में नहीं आया यूकेजी में आ जाएगा, यूकेजी में नहीं आया फर्स्ट में आ जाएगा। कर लेते हैं बच्चे, हम बिना मतलब का प्रेशर ले रहे हैं, बिना मतलब का। अगर मान लो उसने यूकेजी में फर्स्ट में सेकंड में, मैं तो कहूँ फिफ्थ तक भी उसने फर्स्ट आकर ट्रॉफी भी ले ली, अपनी रात दिन की नींद चैन हराम करके, अपनी भी और आपकी भी, वो ट्रॉफी बाद में क्या काम आएगी? वो देख के खुशी हो सकता है आदमी। और अगर आगे बाहर जाके वो और बड़ी क्लास में वैसा नहीं भी बन पाया ना, जब भी ये मलाल रहेगा, देखो मेरा बच्चा 5वीं तक टॉपर था और अब देखो उसे, बिना मतलब का प्रेशर आगे तक के लिए उसके ऊपर रहता है। तो नॉर्मल रहो, मज़े में पढ़ने दो बच्चे को, आराम से कोशिश पूरी करते रहो, जितना कर ले वो बढ़िया, वो सब कर लेंगे, मुझे तो अब इतना भरोसा हो गया। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास 80 साल की है लेकिन मेड से मिलकर खाना खुद बनाती हैं। 20 साल सब कुछ करने के बाद मैंने भी छोड़ दिया, मैं अपना और बेटी का खाना अलग बनाती हूँ। ननद घर के बगल में रहती है। डिप्रेशन का दौर ख़त्म कर लिया है, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, इतने सालों बाद सबसे मोह ख़त्म। 45 की एज में सब कुछ अजीब सा लगता है मेरे लिए, कोई दिल से सजेशन? आपकी लाइफ कहना चाहिए रीस्टार्ट हो गई है ना। जो जो भी था, जो आपको परेशान करता था, अब वो बीत गया। अब आप आराम से, अब रीस्टार्ट हो गई आपकी लाइफ दोबारा से, अब इंजॉय करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, आंसर ज़रूर देना। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरा एक पास्ट था, अफेयर था शादी से पहले, मेरे पति को पता है। मेरे 2 बेटे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे साथ भी अच्छे रहते हैं, मेरे घर वालों से भी कभी कभी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे मायके नहीं जाते। कहते हैं तेरे पास्ट मुझे याद आ जाता है। मैं तुम्हारे मायके नहीं जा सकता, मन बहुत दुखी होता है कि रिश्ता ख़त्म कर दो, लेकिन बच्चे सामने आ जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ बताना। मतलब यार सब कुछ सही है, केवल वो तुम्हारे मैके नहीं जा रहा, और उसका भी वो कारण बता रहा है कि भाई तुम्हारा पास्ट याद आ जाता है मुझे, तो तुम उसके लिए रिश्ता ख़त्म करने की सोच रही हो। अलग, ये तो गलत बात है। अगर वो सारी चीज़ें भुलाने के बाद भी आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो केवल एक मेरे मैके नहीं जाते इस बात पे, गलत बात। नेक्स्ट, हेलो दी, आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मैं जिस माहौल से आई हूँ वहाँ और यहाँ बहुत अंतर है। मैं कोशिश कर रही हूँ अडाप्ट करने की ऐसे माहौल में, बट समटाइम्स आसपास लोगों को देखती हूँ, आई फील वेरी अपसेट। इवन जिन पर भरोसा करो दे आर डिसीविंग, और ये चीज़ बहुत दुख देता है। कभी कभी लगता है कि फ्रेंड ना बनाए तो अच्छा, और ट्रस्ट तो हम किसी पर कर ही नहीं सकते। तो अब आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का सबक ले चुकी हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है बेफालतू का रिश्ता है। उतनी देर के लिए फ्रेंड्स चाहिए होते हैं कि हाँ आपको चिल करने के लिए कंपनी चाहिए, ठीक है मिल गई, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा कि धोखा दे सके कोई दोस्त हमें, इस हद तक उस पर भरोसा ना करो, है ना। क्योंकि हम अपने को बना सकते हैं भरोसे के काबिल, कोई हम पे भरोसा कर रहा है उसका हम तोड़ेंगे नहीं, ये हम अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोगों के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन कोई हमारा बनेगा, यहाँ एक्सपेक्टेशन करते ही आप फंसोगे। तो दोस्ती बस एक तरफा रखो कि हाँ कोई मेरे पे भरोसा करेगा, मैं नहीं तोड़ूंगा, किसी का मेरे से जो बन पाएगा मैं कर दूंगा, बदले में वो नहीं करेगा, बदले में मांगो भगवान से कि भैया आप संभाल लेना, तो वो किसी ना किसी जरिए से आपकी मदद उन्हीं में से किसी से या किसी नए से करवा देंगे। एक्सपेक्टेशन और ट्रस्ट किसी पर न रखो भगवान के अलावा। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है पढ़ने के बाद भी, कि जब वो मैके नहीं जा रहे, आप उनको छोड़ने की सोच रहे हो, आप मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ के आपको उनका सम्मान करते हुए, मेरे ख्याल से भाई बिल्कुल गलती है, करो मत। अच्छा खासा चलता चला था, आप अपना रिश्ता ख़राब कर लोगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय महिला हूँ, शादी को 7 साल हो गए। मेरे जेठ जेठानी बहुत तेज़ हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ही शरीफ तरह के इंसान हैं, डिफेंस में हैं। शादी के बाद मेरे जेठ जेठानी ने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मैं और मेरी सास अलग हो गए। मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बड़ी दिक्कतें आई जो मैंने अकेले में हैंडल करी, उनका कोई योगदान नहीं था, ना बात करते थे। अभी एक बेटा हुआ है, मेरी सास और जेठ जेठानी फिर से अच्छे हो गए, मुझे से भी नौटंकी की उम्मीद करते हैं जो मुझसे होती नहीं।
मुझे पिछला टाइम नहीं भूलता, घर भी कॉमन है, मैं फॉर्मेलिटी कर देती हूँ, ज़्यादा नौटंकी मुझसे नहीं होती, मैं क्या करूँ। और अगर चुप रहूँ तो बोलते हैं घमंडी है। हस्बैंड भी घर पे नहीं और अब बच्चा भी छोड़ के जाना पड़ेगा, प्लीज़ आंसर कीजिए। मतलब क्या ही इसमें प्रॉब्लम क्या है? सारी यहाँ आके बात अटक रही है कि अगर आप अपने हिसाब से बिहेव करते हैं तो वो कहता है घमंडी है। तो बस एक्सेप्ट, मतलब आप उनको सामने कर लेने दो कि ठीक है यार, तुम्हें जो सोचना है सोचो। ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको अपनी ओरिजिनलिटी काम आएगी। किसी के कहने से, किसी को इम्प्रेस करने की, या कि कोई संतुष्ट हो जाए इसलिए आप अपने आप को बदलोगे भी, ये कोई रिलायबल वो है नहीं। तो जैसे चल रहा है, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप वैसे ही बिहेव करो। रही बात ये कि बच्चा छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो आपकी सास हैं, है ना। और इन चीज़ों में इतनी बड़ी बात नहीं होती कि उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नेचर है सबका अपना अपना। आप एक बार जब नहीं करोगे उनके हिसाब से चीज़ें, तो ये भी हो जाएगा कि भाई उसका तो नेचर है ऐसा। इतना स्ट्रेस मत लो इस चीज़ का। नेक्स्ट, मैम आपने जो हेयर सीरम मंगवाया था उस सेसा का, उसका रिव्यू दे दो। क्या रिव्यू? मतलब मैं लगा रही हूँ, आज भी लगाया था जब शैम्पू करा है, तो उससे पहले हफ्ते में एक बार मैं लगा रही हूँ उसको, और सही हो रहे हैं बाल। मतलब यहाँ से जो मेरे को लग रहा था कि अब बहुत हो जाएंगे, ये सब ये ठीक हो गए अब। मतलब आज इवन मैंने हेयर स्टाइल बना रखा है, देखो, है ना। बाकी जो नीचे की साइड से हल्के हो गए, टूट गए हैं, वो तो होते होते वापस नीचे लेंथ तक सही होएंगे, लेकिन जड़ों से अच्छा है। मतलब लगा रही हूँ, बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन किया एंड ऑल दैट, छोड़ दिया। बच्चे भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रही हूँ। नेक्स्ट, हेलो डियर, आई एम सिंगल मॉम ऑफ 2, हस्बैंड नहीं रहे। मेरे बेटे 17 और 12 साल के हैं। दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है। बड़ा बदमाश है, वो मेरा कहना नहीं मानता, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अकेले में बड़ा बेटा छोटे बेटे की पिटाई कर देता है। छोटा बेटा मेरे पास आता है कंप्लेन लेकर, वो हाथ नहीं उठाता, मुंह चलाता है। बड़ा फ़ायदा उठाता है अकेलेपन का, और पूछो तो बोलता है मारा नहीं। कई बार हल्की चोट भी लग जाती है छोटे को, डर लगता है कई बार। समझाती हूँ, समझता नहीं। मैं भी दूर रहती हूँ बड़े वाले से, क्योंकि वो मुझे भी बहुत परेशान करता रहता है किसी न किसी बात को लेकर। बड़ा ना बात सुनता है ना मानता है, उसका अपना ही चलना रहता है। छोटे बेटे को तो मैं समझा लेती हूँ, लेकिन बड़े का पावर बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग दूर रहते हैं, वो ही इरिटेट करता रहता है। छोटा भी अब बड़ा हो रहा है, वो मुझे बोलता है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो भैया को। अब मैं भी आपका कहा नहीं मानूंगा, मैं तो थक गई हूँ इन लोगों से, क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट। अब आपके लिए तो वैसे ही मतलब परेशानी इतनी है, सिंगल मॉम हो, और ज़्यादातर मैंने देखा है बेटों की जो अकेली माएँ रहती हैं या जो भी सिंगल पेरेंट रह जाता है ना, वो सच में बहुत मुश्किल करते हैं। बच्चे रोते ही रहते हैं वो माँ बाप। लेकिन अब 17 साल के लड़के को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको कोई ऐसी पुख्ता सलाह दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये एज ऐसी है। देखो, वो नहीं सुनते। मेरी मतलब जितनी भी साथ की रही हैं ना लड़कियां, टीचर्स जो ऐसे थे, सिंगल भी छोड़ो, जिनके पति भी साथ थे, और उनका जब वो बच्चा 16-17 साल का अगर उनके कहे में नहीं रहा, फिर वो आता ही नहीं। परेशान हो गए वो बच्चा 20-25 साल का हो गया, लेकिन वो लाइन पे नहीं आया। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं लाइफ के कि उस बच्चे की लाइफ एकदम से चेंज होती है, तो वो ट्रैक पे आता है। और अक्सर ऐसे इंसिडेंट मतलब बुरे वाले होते हैं, तो वो एक आध कोई पलट के आ गया, नहीं तो शुरू से ही जहाँ चल रहा है चल रहा है। अब अभी आपके हस्बैंड भी नहीं है, तो आप उसको एक बार बजाय डांटने के या कुछ करने के, एक आध बार आप प्यार से बोल के या उसको इमोशनली हैंडल करके देख लो, कि क्या पता उसको कुछ समझ में आ जाए, है ना। अदरवाइज छोटे वाला जो अभी आपके हाथ में है, उसको बातों में इतना करके रखो कन्विंस कि हाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाई या कुछ और है, लेकिन भैया मुझे इतना परेशान करता है, डैडी नहीं है ना। तो मतलब मैं भगवान जी से बात करती हूँ, इस तरीके की चीज़ें उसको करो। कम से कम वो उस राह पे ना जाए कि इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। उसको थोड़ा अपने बातों में उलझा के रखो, वो ना जाए उस तरफ। और साथ में बड़े वाले के साथ भी मेरे को लगता है थोड़ा सा इमोशनली आप वो कन्वर्सेशन करके देखो, क्या पता वो मान जाए। नेक्स्ट, मैम आपने पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें खाने में अवॉइड करते हैं? 13 साल की बेटी को स्पोर्ट्स ब्रा पहनाने चाहिए। मैं तो ऐसा कुछ अवॉइड करती नहीं हूँ पीरियड्स में, लेकिन हाँ एसिडिटी उस टाइम पे ज़्यादा होती है, तो कोशिश करो कि जो चीज़ें आपको पचती नहीं हैं वो ना खाओ।
और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स ब्रा वाली तो पहनानी चाहिए, अगर ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ कितनी है, लेकिन स्पोर्ट्स ब्रा अच्छी होती हैं छोटे टाइम के लिए। नेक्स्ट दी, मेरे पड़ोसी से कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी और कुछ टाइम बाद फिर घर में शादी थी तो वो बात करने लगी। मैंने उसे बोला था कि बात हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोली ठीक है ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उसके घर का पानी मेरे छत पर रोज़ गिरता रहता है, तो मैंने एक दिन बोल दिया। उसने मुझे उल्टा सीधा बोला तो मैंने भी उसका जवाब वैसे ही दे दिया। क्या मैंने गलत किया है? सही। और आगे से वो बोले तो बोलना चाहिए कि नहीं? अभी तक जो गया सब सही गया, अब फिर बोले तो फिर यही कह देना कि भैया पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, आपने फिर यही करा। अब फिर चलो एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवॉइड करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो दिक्कत है। अब ये हो गया, दोनों तरफ से बात हो गई, चलो अगर फिर आती है फिर बात कर लो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, MIL ने झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाया, पर पति के साथ शुरू से बाहर रहती हूँ, कभी भी एक मुट्ठी चावल भी नहीं दिए मेरे ससुराल वालों ने, और हमसे हर साल किसी न किसी बहाने पैसे भी ले लेते हैं। मैं अपना घर बनवा रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने भी कोई पंगा नहीं लिया, पति ने भी कोई बात नहीं की घर वालों से, और जो कि वो उन्होंने सुनी नहीं। मुझे चोरी वाली बात खटकती है, मैं क्या करूँ? जब आपने चोरी नहीं करी है तो उन्हें गाने गा लेने दो, आपका घर बन रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। फालतू के टंटों में भी आपको नहीं पड़ना तो मत पड़ो, कह रहे हैं कह लेने दो। उनको ऐसा लग रहा होगा कि घर बना रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जेवर चुरा लिया है ना। तो फिलहाल तो अभी वहाँ से थोड़ा सा ध्यान हटा ही लो, अपना अपना पहले घर बना लो। दी, पता नहीं क्यों बट मैंने देखा कि इंसान ही दुखी क्यों है। मैंने अपने आप से पूछा तो जवाब आया कि पूरी नेचर में बस इंसान के पास ही मैं है और बस वही रोता है, और पूरी नेचर में किसी के पास ना मैं है ना मेरा वाला भाव। ये मैं ही सब दुखों का कारण है। जिस दिन हम अपने पूरे अंदर चले जाते हैं उस दिन सब सवाल ख़त्म हो जाते हैं। हम बस तब तक लड़ते हैं जब तक बाहर घूमते हैं। ये एनर्जी का खेल जहाँ जहाँ लगा दी वहीं चलती है। ये बिल्कुल ब्लाइंड है। सॉरी अगर मैं गलत हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही बात है। नेक्स्ट दी, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन कि माँ और बहन की बुराई या बात मत करो, अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करो। बट दी, वेन एवर वी टॉक अबाउट अस, पता नहीं कहाँ से कन्वर्सेशन में अपनी दीदी और माँ को ले आता है। मेरी कभी तारीफ़ नहीं करता, कैसी क्या लगती हूँ पूरे दिन, मम्मी इतनी सुंदर, दीदी इतनी प्यारी, यही चलता है हमारे घर में। जब वो आपकी और उनकी कन्वर्सेशन के बीच में मम्मी और दीदी को लाएं तो बजाय कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने के आप तभी पॉइंट आउट करा करो कि बातें मेरी और आपकी हो रही थी। तो आप मम्मी और दीदी को इस बीच में मत लाया करो। मुझे पता है वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बात मैं आपके साथ कर रही हूँ ना, तो बस अपनी और मेरी करो। अगर नहीं है तो फिर रहने देते हैं। उन्हें हर उस टाइम पर टोको जब वो आपकी बात के बीच में उनकी बात ले आएँ। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड एंड MIL में बहस हो गई एंड नाउ माई MIL इज ब्लेमिंग मी फॉर दिस। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, बट वो सीधे मुंह बात नहीं करती एंड रूडली बिहेव कर रही हैं। मेरे हस्बैंड से भी मेरे इन लॉज बात नहीं कर रहे हैं 1 वीक से, एंड मुझे भी काफ़ी कुछ MIL ने सुनाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बीइंग अ बहू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर बात करूँ या नहीं। नहीं करो, लेकिन जब वो लगे कि बात करने हैं तो एटीट्यूड मत देना। लेकिन अगर फालतू में ये है कि वो आपको सुना ही रहे हैं तो नहीं बात करो फिर। नेक्स्ट, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से कैसे डील करें। मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं, कभी मेरी हेल्प नहीं कराते, हमेशा कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ तुम संभालो, मेरा काम है बाहर का काम देखना। 2 छोटे बच्चे हैं, घर मैनेज नहीं हो तो और गुस्सा करते हैं। अगर बाहर का काम देखना ही उनका काम है तो बोलो फिर इतना पैसा कमा के दो कि मैं हाउस हेल्प और हर चीज़ के लिए हेल्प रख सकूं। अकेले में जितना मैनेज हो रहा है उतना काफ़ी है ना। अब वो कितना कमा के ला रहे हैं, आप मान लो 50,000 ला रहे हैं, मान लो 1 लाख ला रहे हैं, आप कहो कि मैं कहूँ 1.5 लाख ही चाहिए मुझे, तो ये कोई बात नहीं है। आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, उसमें 1 लाख कम रहा, मैं उतने में एडजस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ, इतने में इतना घर मैनेज हो रहा है, आप एडजस्ट करो। Next, hi Dee, remember me? I live in Canada. I recently visited and asked a question earlier. So my sis-in-law insulted me in front of her kids and hubby and my hubby about my haircut. I got bob cut. I love it. She taunted me that who gave me this advice, and for next time remember it doesn't look good on me.
Said her daughter have bigger hair than me, grade 5 kid, and I ignored as I was in her house and said fake sarcastic okay to stop that conversation as I don't owe her an explanation and her opinion doesn't matter. My hubby was quiet as usual as I was hurt. I never wanted to visit her house. Then she met with a car accident I visited at that time because her MIL was here too. She said she is fine, car was not. I tried calling, she never picked, just messaged I am fine and I never want to visit her house ever again. What should I do? उनको जवाब देना चाहिए था क्या उनके ओन हाउस में? और उसके बाद then my hubby will fight about it and how should I move on? It's already formal relation except I help with utensils when I go there. Meeting seems unavoidable as in this country only if we are relatives here, no family. Share your thoughts here please. How should I tackle this? My MIL don't pick up call as well due to her fake pride issues. Please advise, thank you. आप अपना जो कॉल करने का एक टाइम टेबल है ना, बस उसको फॉलो करते रहो. कॉल करी, उन्होंने उठाई नहीं उठाई, दैट्स इट. तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई इशू नहीं होंगे, बाकी भाड़ में जाए सब कुछ. रहने दो जैसे जो इसमें रहना है. अगर हस्बैंड आपसे कुछ कहते हैं आप सीधे बोलो भैया मैं तो अपनी तरफ से बात कर ही रही हूँ, कोई मुझसे नहीं करे तो मैं क्या करूँ. नेक्स्ट, सुनीता जी मुझे आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं. पहला, मेरी एज 44 है, क्या मैं CTET का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? हाँ. दूसरा, बच्चों को रीडिंग सिखाने का आसान तरीका क्या है? रोज़ रीडिंग करवाना और शब्द पढ़ने से पहले मात्रा 12 खड़ी, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करवा देते हो तो बच्चे किताब पढ़ लेंगे. तीसरा, जो स्पिन मॉप है वो कौन सी कंपनी का है? मेरे पास इससे पहले था स्पॉट ज़ीरो का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, मिल्टन का स्पॉट ज़ीरो. अब जो है वो पिजियन का है, वो उससे एवरेज है. वो बेस्ट था, ये एवरेज है, लेकिन बेकार नहीं है, ये भी काम बढ़िया कर रहा है. नेक्स्ट, मैम मेरी मैरिज नू 10 साल हो गए हैं, मेरी 6 साल दी बेटी और मेरी एज 36 साल. मेरे ससुराल वाले मुझे बस एक काम वाली समझते हैं. सास और ससुर ओल्ड एज हैं, वही हैं, चलो इसलिए कोई काम तो नहीं करते, बस बैठे मेरा माइंड ख़राब करते हैं. पहले मैं बहुत अपसेट रहती थी इनकी बातें सुनकर, जब से आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया है मेरे में बहुत चेंज आ गया है, थैंक यू. अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉब का स्टिचिंग करना चाहती हूँ और सेकंड बेबी भी करना चाहती हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा पहले क्या करूँ, बेबी या वर्क. जो BYD में मुझे हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. मेरे पति भी 10 घंटे की जॉब करते हैं, कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज़ गाइड मी. अब देखो आप अपने बच्चे की पहले एज देखो, पहला कितना बड़ा है. आप अपनी एज बता ही रहे हो 36 साल है, तो सेकंड बेबी के हिसाब से आपकी एज बिल्कुल सही है. अब या तो अब जब बच्चा होएगा तो पहले उसको पालने के लिए आपको फिर 2-3-4 साल लगेंगे, है ना. तो या तो पहले कर ही लो बच्चा, उसके बाद अपना नॉर्मल करो. नहीं तो अगर आपको ये लगता है कि काम में आपके पैर 1-8 साल में जम सकते हैं बढ़िया, तो फिर अपना काम जोड़ लो. 1 साल में आपके पैर काम में जम जाएंगे, 1 साल और दो उसे काम को, बढ़िया एक अर्निंग स्मूथ शुरू हो जाएगी, फिर बेबी प्लान करना. तो ये देखो कि आपके काम का स्टेटस है क्या. अगर आप अभी से लगते हो तो साल भर में आपका काम जम जाएगा, तो पहले काम कर लो. और अगर काम यह है कि अभी सोच ही रहे हो कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्यों कैसे, तो पहले फिर बेबी कर लो, 3-4 साल बाद फिर काम शुरू करना. इतने मेंटली थोड़ी उसकी प्लानिंग करते रहो. नेक्स्ट, हाय दीदी, RBI में गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था, प्लीज़ इसे उन लोगों को बता देना जो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. सुन लिया आपने सबने. नेक्स्ट, हाय मैम, मेरा क्वेश्चन अपने बच्चे को लेकर है. वो 5 साल का है और वो अपनी सिंपल बात के भी वीर रेस डालकर बताता है. पुलिस, चोर, मार पिटाई, गुंडे एटसेट्रा. आप ये बताएं कि नॉर्मल है क्या, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? सारे नहीं करते, लेकिन उसका है इंटरेस्ट ऐसा, बच्चे कहानियाँ बनाते हैं. नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे क्वेश्चन अपने बच्चे के लेकर है. सेकंड चाइल्ड आपको लगता है इम्पोर्टेंट होता है? आई एम कन्फ्यूज. आई एम 37 ईयर ओल्ड विथ 5.5 साल का बेटा. समटाइम्स आई थिंक आई शुड प्लान, बट डर लगता है फिर से फ्यू ईयर्स विल गो एंड टेक केयर ऑफ लिटिल वन. आई एम वर्किंग वूमन. देखो, दूसरा बच्चा करना है नहीं करना है कम्प्लीटली माँ के ऊपर होता है, लेकिन अगर ये देखो कि हम कर सकते हैं, बच्चे का फ़ायदा किस में है, तो जो बच्चा है वो ऑब्वियसली उसके साथ कोई भाई बहन रहता है तो वो ज़्यादा मस्त रहता है.
कोई है जो उसके लेवल का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सिंगल चाइल्ड है बस उसके साथ ही है कि आपको उसका भाई बहन बन के रहना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत उसके साथ ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो वो अकेला फील कर सकता है। ठीक है। अब ये तो है ही प्रोसेस कि भैया दूसरा बच्चा करोगे फिर उसे पालोगे, 2-4 साल तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप फिजिकली और फाइनेंशियली काबिल हो कि एक बच्चा और कर सकते हो तो करना चाहिए। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत नफरत करते हैं। इनकी छोटी सी जॉब के बावजूद मैंने ऑन रोड प्लॉट लिया, बनवा रही हूँ। ये ऑपरेटर हैं तो देवर दिल्ली में मैनेजर पोस्ट पर, फिर भी घर वाले उसको ही सब देना चाहते हैं अपनी लड़की को। पर इतनी नफरत क्यों है मुझसे? लगता है जैसे युद्ध कर रही हूँ, वो भी अपने से स्ट्रॉन्ग पार्टी से। क्या करूँ? अब देखो, जो हमसे चिढ़ता है वो क्यों चिढ़ता है या तो वो खुद बताए, वरना हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अंदाज़ा खुद लगाते हैं कि इस वजह से हो रहा होगा। तो जो बेफालतू का रहता है वो तो यही है। अब आपने छोटी सी नौकरी में भी प्लॉट वगैरह ले लिया ना, तो ये जल कुकड़ापन भी कहीं ना कहीं चिढ़ाने की वजह होता है। तो उनको लगता है कि ये तो बिना सपोर्ट के हो रही है, इसको नीचे गिराओ या दूसरे को उठा दो। तो ये मान के चलो कि वो आपको खुद से बेटर मानते हैं, इसीलिए परेशान हैं। तो आप बस भगवान का सहारा पकड़ो, अपनी उन्नति में काम करो, हो जाएगा। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, जैसा नॉर्मली होता है ऐसे केसेस में, वो कितना भी दे लें दूसरे को, अगर आप अपनी गति से चलते रहे ना, आपके पास उन तीनों चारों के मिला के बराबर अकेले के पास संपत्ति होगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पति मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें मुझसे कोई काम हो, घर का या उनके रिश्तेदार या दोस्त घर आ रहे हो या हमें उनके घर जाना हो। बाकी वो टीवी मोबाइल में ही रहते हैं, कोई बात नहीं करते। तो क्या ये सब नॉर्मल है? क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? पर मैं खुश नहीं हूँ। पहले मेरे पास बेटा था, वो भी बाहर चला गया। वैसे मैं अपने को बिज़ी रखती हूँ, पर फिर भी फील क्यों करती हूँ? फील करने की बात भी है। अगर बात खाली उसी टाइम पे हो रही है तो आप ये कर सकते हो कि भैया एक आध बार उनसे बोलो कि आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ उसी टाइम पे बोलते हो, कभी और कुछ बात ही नहीं करते? क्या पता उनके नोटिस में ही ना आ रहा हो। नेक्स्ट, दी आपने जो कहा मैंने किया, अपनी सास से पूछा मगर वो कुछ नहीं बोलती। अब मैं वहाँ से ध्यान हटाना है, मैं कुछ खुद करना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन कर रखी है और 8 साल का गैप हो गया। अब मैं फिर से जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब स्कूल में जॉब नहीं मिल रही। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर है, मगर अब स्कूल में कोई टीचिंग कोर्स मांग रहे हैं। क्या आपको टीचिंग कोर्स बता सकती हैं जो सिर्फ 1 साल के अंदर कर लूँ, ताकि मुझे फिर से जॉब मिल जाए? आप मुझे अपने आप को, मेरे बेटे को प्लान है, क्योंकि पति भी ससुराल वालों की ही सुनते हैं। देखो, 1 साल वाला मेरे ख्याल में एनटीटी होती है छोटे स्कूलों में पढ़ने के लिए, वो भी चल जाएगी और शायद 1 साल में हो भी जाती है। नहीं तो देखो, ये सारी जानकारियाँ ना बहुत ईजीली गूगल पे अवेलेबल है। मेरे इस टाइम पे टच में नहीं है ये सब, है ना। मैं अपनी जॉब, यूट्यूब, घर, इनमें इतनी उलझी हुई हूँ कि इस तरीके के नए कोर्स जो आ रहे हैं, कुछ भी है, उसके बारे में मेरे पास अपडेट नॉलेज नहीं है। तो अगर मुझे इन चीज़ों की कभी ज़रूरत पड़ती है तो सिंपल है, तो गूगल है। आप टाइप करके देखो कि 1 साल में पूरे होने वाले कोर्स जो सिंपल पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए मान्य है, उसमें आ जाएंगे। और कौन सी संस्थाएं उन कोर्सेज को करा रही हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप सर्च करके देखो, सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट, दी मन बहुत उदास रहता है, डिप्रेशन में जा रही हूँ। रीज़न सास के पहले भी बताया था, घर पर किसी ना किसी को बुलाती रहती है, काम करने का मन नहीं करता। जेठानी ऊपर रहती है, कोई काम नहीं करती, फिर भी सबके साथ मेरी बुराइयां करती है। सास हस्बैंड को दिल की बात करूँ तो वो लड़ते हैं। इस चीज़ ने अंदर से तोड़ दिया। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी ध्यान नहीं रख पाती। प्लीज़ रिप्लाई। देखो, जब कोई हमारे लिए ना लड़े, हमारी बात ना समझे, तो हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। मान लो किसी ना किसी को बुलाती रहती हैं, आप बना रही हो। अब आप क्या बना रही हो और कितना बना रही हो, उसको कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने कुछ ढंग का नहीं बनाया या सिंपल सा कुछ, मतलब बहुत ही सिंपल सा कुछ बना दिया, या वो बेस्वाद बना, क्या होगा? भैया ऐसा बनाया था, इतना बुरा बना था, बात खत्म। अगर आप किसी से काम करवाओ और वो बार बार आपका काम बिगाड़ दे, आपकी बेइज्जती हो जाए, उसके पीछे आप दोबारा उससे कहोगे? नहीं कहोगे। तो लेकिन हम क्या है कि कोई हमें ये ना कह के चले कि इसे ये भी नहीं आता, इस चक्कर में बढ़िया से बढ़िया करके दे रहे हैं, चाहे हमारा मन है या नहीं है। और एंड में क्या हो रहा है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, है ना। तो आपका अगर मन नहीं है कि ये जो बिन बुलाए मेहमान है आपके सिर पर बोझ बने या कुछ है, तो आप सिंपल से सिंपल उनके आवभगत का वो रखो कि इंसानियत भी बनी रहे,
लेकिन उन्हें इतना स्वाद ना आ जाए, इतना मुंह ना लग जाए कि वो आए दिन यहीं पड़े रहें, नॉर्मल रहो। और सास को लग रही है बेइज्जती कि इनने क्या बना के धर दिया, क्योंकि जी मेरे से तो इतना ही हुआ, आपका तो रोज का है, छुट्टी। और उसके बाद अगर पति बोलते हैं तो जब मैं अपनी बात बताती हूँ जब तो तुम्हें सुननी होती नहीं, तो अब उन्होंने बताई है तब भी मत सुनो, बाहर रहो इस चीज़ से। तुम यहाँ नहीं रहते हो, दोपहर में या दिन भर में पिसना मुझे पड़ रहा, तो जो मेरे से जितना हो पड़ा मैंने कर दिया, मना नहीं करा है। टेक्निकली राइट रहना, यह ना हो कि पानी भी नहीं दिया, चाय भी नहीं दी, लेकिन 56 भोग मत बनाओ किसी के लिए। नेक्स्ट, मैम मेरे क्वेश्चन है, अगर हम नेगेटिविटी के लूप में फंस जाएं तो हम उससे बाहर कैसे निकलें? मुझसे लास्ट 2 मंथ नेगेटिविटी हो गई, उससे बाहर आना चाहती हूँ, पॉजिटिव नहीं हो पा रही, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे 2 बच्चे हैं। सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक न्यूट्रल भी तो आता है। अभी आप न्यूट्रल की तैयारी करो कि मुझे ना नेगेटिव सोचना ना पॉजिटिव सोचना, जस्ट जो जितना है उतना ही देखना है और उतना ही रिएक्ट करना। पहले आप वहाँ पे आ जाओ, उसके बाद फिर आप जब धीरे धीरे न्यूट्रल में बहुत दिन रह लोगे तब आप पॉजिटिव में जाओगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपकी फिर एक बार और एडवाइस चाहिए थी। मेरी नंद अपने पति और बेटी के साथ परमानेंट हमारी सिटी में सेटल होने के लिए आ रहे हैं। पहले तो रेंट और घर का बहाना किया कि वहीं रहेंगे और अब फ्यू मंथ हमारे साथ रहने को बोल रहे हैं। मेरी सास उनके सपोर्ट में है, मेरे पति इसके अगेंस्ट। घर में माहौल गर्म है और मैं इसमें कुछ बोलूँ तो और प्रॉब्लम आती है। मुझे एंजाइटी है झगड़ों से, क्या करूँ प्लीज़? आपके पति और आपकी सास के बीच में चल रही है, बीच में कभी लगे आपकी राय की गुंजाइश है तो अपने पति का साथ देना, नहीं लगे तो झगड़ों से एंजाइटी है, दूर रहो। जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या रिजल्ट निकलता है इस सब का। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं बेसिक में हूँ। मेरे स्टाफ में कई लेडीज़ टीचर हैं, वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, पर कहने में बुरा लगता है कि मोस्ट ऑफ देम कामचोर हैं। मतलब स्कूल का इतना सारा काम होता है, कैसे मैनेज करूँ? बच्चे भी छोटे हैं, मुझे अपना सारा काम खुद करना आता है, पर काम आते का है, अति का है, बिना हेल्प के नहीं हो सकता। पर उनके तो हस्बैंड भी घर पर बर्तन कपड़े करते हैं, अच्छे घरों से हैं, पर सबको दबा कर रखा है। ऐसों से स्कूल कैसे मैनेज करूं? फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूं। एक्चुअली सभी को सभी काम नहीं आते, पर मैं ऑलमोस्ट सभी काम खुद से कर पाती हूं, इसकी भी उन्हें चिढ़ है, पर हर तरह से हैंडल कर लिया। वो काम से बचने को जॉब करती हैं और पतियों को अपने इशारों पर रखती हैं। मैं क्या करूं? कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ बताएं, थैंक्स। देखो, अगर आप बेसिक में भी हो तो भी काम डेजिग्नेटेड रहते हैं। अगर आप हेड हो तो है थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन आप उनको फिर भी काम डेजिग्नेटेड कर सकते हो कि भैया ये काम तुम्हारे लिए है। क्लास वाइज आप ऑनलाइन काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लिखित में कंप्लेंट कर सकते हो टीचर्स की, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर प्यार से धमका के हर तरीके से कर चुकी हो, तो अगर आप इंचार्ज हो तो देखो आपकी हेडेक है। कोई भी चीज़ होगी, स्पष्टीकरण या निलंबन जो भी होगा वो हेड का होता है, तो फिर तो उसको जिम्मेदारी बनती ही बनती है कि भैया वो नहीं कर रहा तो ना करे, मुझे तो करके दे नहीं है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन अगर आप हो असिस्टेंट टीचर तो आप अपने हिस्से का काम करो, बाद में क्या हो रहा है, कोई अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक। नेक्स्ट, मैम अपने बेटे के पेपर में क्वेश्चन को छोड़ने से रिलेटेड सवाल पूछा था, आपने हंस के बात निकाल दी। प्लीज़ रिप्लाई कि मैं क्या करूं जो वो क्वेश्चन ना छोड़े। भाई उसे समझा ही सकते हैं, और आप क्या करोगे? मेरे ख्याल में जो हंस के बात निकाल दी वो वही था कि उसके काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई थी, अगर मैं गलत नहीं सोच रही। आपका ये था कि और अच्छा करे तो ये उतना भी कर सकता है, लेकिन वो छोड़ रहा है। तो आप मतलब उसको यहाँ से आप कितना भी कह लो, आप समझा के भेज ही तो सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या कर रहा है वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। एक स्टेप और आगे बढ़ो, अगर इतनी चलती है, स्कूल में इतना सुन लेते हैं आपका, तो आप स्कूल में उसके मैम को बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा आप अपने टीचर्स को ये कह दो कि थोड़ा सा ये देख लें कि कोई बच्चा करने वाला है और वो छोड़ रहा है, तो एटलीस्ट ये उसे मोटिवेट करें कि बेटा ये क्वेश्चन पूरे कर लो, ये वो। ये हेल्प में नहीं आता, लेकिन कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो कर देते हैं कि भाई निगाह मारी, अरे तुमने पेपर पूरा नहीं करा, इसको पूरा करो, क्योंकि बच्चे कई बार बैठ जाते हैं। आप ये कर सकते हो, इससे आगे आप कुछ कर नहीं सकते। या फिर उसको ये कह के मोटिवेट कर सकते हो कि वाह तुमने इतना छोड़ दिया,
तब इतने अच्छे नंबर आए, ये भी करके आते तो कितना अच्छा रहता। यही सब कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि लाइटली लो इन चीज़ों को। नेक्स्ट मैम, नमस्ते। मेरी भांजी है जो मेरे साथ 10 साल से रह रही है, पर बहुत कोई भी काम अपने मन से नहीं करती, जैसे किलिंग, खाने की तैयारी में हेल्प करवाना, तो क्या मुझे उससे कहकर करवाना चाहिए या नहीं? प्लीज़ बताओ मैम, उसे बुरा तो नहीं लगेगा? थैंक यू मैम। अगर उसको बुरा लग भी जाए तो भी, है ना, अगर उसको बुरा लग भी जाए तो भी क्या ही होएगा उसके, अगर वो आपके साथ 10 साल से रह रही है तो इतने बीच में वो क्या सीख के गई, कहीं ना कहीं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है ना, तो आपको उसे कह के काम करवा लेना चाहिए। उसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है। अपनी टोन ध्यान से रखो, जैसे हम अपने बच्चों से करवाते हैं उससे भी आप करवा सकते हो, ठीक है। और ये जो एक क्वेश्चन आया था एंड में कि 186 में प्रश्न पूछा था, 188 में क्यों नहीं आया, तो ये 188 के ही जवाब हैं। मैंने शायद शुरू में 187 बोला है। तो अगर आपका क्वेश्चन फिर भी छूटा है तो उसके अब 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो बहुत बड़ा है या फिर मेरे शूट करने के बाद गया है। तो मैं अक्सर रात को 9 बजे के बाद बैठती हूँ शूट करने, तो अगर उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो, है ना, तो वो मिस हो जाता है। ये चीज़ हो सकती है, हुई हो। बाकी इंटेंशनली मैं किसी का नहीं करती। अभी भी गले में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन फिर भी इतने सारे थे, मैंने लाइन से सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। अब ये वीडियो ज़्यादा चल रही है, हो सकता है इसमें कुछ लोग कमेंट करें जो अब इसके बाद आएंगे वो छूट जाएंगे। तो ऐसा किसी के साथ होता है कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा जवाब वाला, फिर भी उनका नहीं आया, तो अगर बहुत लंबा था तो उसको थोड़ा संक्षेप में करके, या फिर नॉर्मल था तो फिर भी लेटेस्ट वाले पे दोबारा कमेंट कर देना, तो फिर मैं उसको पढ़ लूँगी। लेकिन ये वाला वीडियो पूरा पहले देख के तसल्ली कर लें कि आपका जवाब इसमें नहीं आया, ठीक है। तो ये आज का एपिसोड ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।